चले गाइस, तो लेट अस रिज्यूम आवर डिस्कशन। आगे बढ़ते हैं और हाँ, चैट्स देख ली मैंने। मोरलेस आज सच कुछ खास डाउट्स नहीं है। आखिरी में अपन एक 15 मिनट का सेशन रखेंगे आफ्टर द क्लास गेट्स ओवर विद रिस्पेक्ट टू द डाउट्स। वी विल कवर अप ऑल द डाउट्स देयर। बस एक क्वेश्चन किसी ने पूछा कि ब्रीच अगर बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ है, 31 मार्च के बाद हुआ है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको इस साल में कोई नॉन करंट क्लासिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। इंडेस्ट एन इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट में ये अपने आप में एक मटेरियल इवेंट होगी, इसलिए आपको उसका डिस्क्लोजर देना होगा, पर करंट नॉन करंट क्लासिफिकेशन है सच कहीं पर भी चेंज नहीं होगा। चलिए जी, आ जाएं एक बार, सभी लोग इकट्ठे हो जाएं। 1 मिनट चलिए थोड़ी गपशप कर लेते हैं। ओके, इंस्पायर्ड बाय एप्पल लिखा है आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। कॉपीड बाय एप्पल नहीं लिखा। चलिए, बाकी की क्लासेस कहाँ मिलेंगी, ये सब कुछ डिस्कशन अपन आज की क्लास खत्म होने के बाद करेंगे। क्या ये सेशन यूट्यूब पर रहेगा, आगे की क्लासेस हम कैसे देखेंगे। ऐप पे तो आज की क्लास है नहीं, क्योंकि आज की यूट्यूब पे रखी गई थी, और वो सारे फंडामेंटल्स अपन डिस्कस कर लेंगे। चलिए जी, आ जाइए एक बार, सभी लोग इकट्ठे हो जाएं तो वी कैन देन गेट गोइंग। ओके, रेडी, कूल। चलिए, तो अब अपन आते हैं दोस्तों स्पेशल इश्यूज। सच स्पेशल इश्यूज का मतलब मेरा यहाँ पे मोरलेस क्या है, क्लासिफिकेशन से कि कौन सी चीजें कहां पर क्लासिफाई होंगी। इसके लिए जो जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो सब एक एक करके अपन डिस्कस करते जाते हैं। आप लोग जो मैं रेफर कर रहा हूं उसे कंटिन्यू करेंगे देखना। और ये बेसिकली क्या है, सॉरी, आपको जो बोर्ड नोट्स रेगुलर बैच के शेयर किए हैं, ये उसका एक्सट्रैक्ट है, पेज नंबर 34 ऑफ चैप्टर 1 पर हमें। आई थिंक एवरीथिंग लुक्स टू बी गुड टू मी। थैंक यू अभिषेक। बोर्ड नोट्स में कौन सा स्ट्राइकर यूज हुआ है? बोर्ड नोट्स में स्ट्राइकर के क्वेश्चन हटा दिए गए हैं, और ऐसे सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डर हैं वो आपके 4.0 वाले। ये सब मैं बता दूंगा आखिरी में, अपन सब कवर कर लेंगे। ठीक है, ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा लग रही है, उसको कम किया जाएगा। अगले लेक्चर में मैं कर दूंगा। थोड़ा सा मुझे मेरा क्या है, आई एम नॉट यूजिंग एनी स्टूडियो मैन विथ मी, तो अपना ही सोल्यूशन है ऐसा। चलिए, 100 क्वेश्चंस का रिवीजन, हाँ वो सब अपन देखते हैं। आर्टिकलशिप के कारण टाइमिंग चेंज नहीं हो पाएगा दोस्त, अपने पास समय जरा भी है नहीं छोड़ने के लिए। अब समझिए अपन क्या पढ़ रहे हैं। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है शेड्यूल 3 का, तो एक तरह का क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जो आ भी चुका है, और दूसरे तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसे अपन बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। ये कमबख्त कुछ ऐसा दिखता है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, और फिर जमाने भर की इंफॉर्मेशन। और ये इंफॉर्मेशन में कुछ कुछ चीजें होंगी गलत, और बोलेंगे बताओ शेड्यूल 3 के अनुसार क्या क्या गलत है। कई बार ये भी बोल देंगे कि ये बताओ कि सही बैलेंस शीट या एसपीएल कैसा लगेगा। ये मॉक टेस्ट, रिवीजन टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं। ये कैसे हैं? तो दोस्तों, मैंने आपके लिए एक बढ़िया काम किया, आपको हो सकता है अच्छा लगे। क्वेश्चन के शुरू में मैंने मार्किंग दे दी, ऐसे मतलब स्टडी मटेरियल। तो कुछ बच्चों को क्या लगता है, एसएम के क्वेश्चन तो सारे हो जाना चाहिए। मैंने सारे इंपॉर्टेंट ही दिए, पर उसमें भी कोई ढूंढना चाहता है और इंपॉर्टेंट, तो एसएम कर लो। आरटी इज फॉर आरटीपी और एमटी इज फॉर एमटीपी। इन सभी क्वेश्चंस में एक तो करंट नॉन करंट क्लासिफिकेशन का इशू आता है। ऐसे मैंने आपको कुछ 4 ऑड प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए, मैं आज बताऊंगा आपको होमवर्क में कैसे करना है। और दूसरा इशू कैसे आता है कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा दे देंगे कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इंक्लूड्स कैपिटल एडवांस ऑफ 50 लाख, बस। तो आपको समझना है, अरे नहीं नहीं, हमको तो सर ने इंपॉर्टेंट बोल के बोला था कि कैपिटल एडवांस कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में नहीं आएगा। कैपिटल एडवांस को हमें अदर नॉन करंट एसेट्स के अंतर्गत अलग से प्रेजेंट करके शो करना पड़ेगा। तो इस तरह के जो जो मैटर्स आ सकते हैं वो एक एक करके अपन डिस्कस करें। चलिए, टैक्स असेट्स एंड लायबिलिटीज। नंबर 1, आपको इस साल जो टैक्स पे करना है उसे बोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। ध्यान रखना, प्रोविजन फॉर टैक्स आपके बैलेंस शीट के क्लासिफिकेशन में इट विल बी शोन एज अ पार्ट ऑफ अदर करंट लाइबिलिटीज। इनफैक्ट करंट टैक्स लाइबिलिटी नाम की एक सेपरेट लाइन आइटम है, उसके अंतर्गत इसे शो किया जाएगा। ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी का पार्ट नहीं होता है, क्योंकि फाइनेंशियल लाइबिलिटी सिर्फ कॉन्ट्रैक्चुअल होती है, और ये कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है, स्टैट्यूटरी। इस तरह के एडजस्टमेंट आप जब क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्यों स्पेसिफिकली ऐसा बोल रहा हूं। ये आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब रिलेट भी कर पाएंगे।
तो करंट लाइबिलिटीज में आप फाइनेंशियल लाइबिलिटी में नहीं, करंट टैक्स लाइबिलिटी में इस साल की इनकम पे जो आपको लगता है टैक्स देना है उसका प्रोविजन बनाएंगे। अगर आपने कोई एडवांस टैक्स या टीडीएस कटवाया है तो उसे नेट करके दिखाना है अनिवार्य रूप से। सेम असेसमेंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स और एडवांस टैक्स सेट ऑफ होके ही दिखाया जाएगा। आप दोनों को अलग अलग लाइबिलिटी और असेट नहीं दिखाएंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप आंसर में नेट करके दिखा दीजिए। प्रीवियस असेसमेंट ईयर का टैक्स रिफंडेबल है अभी तक, और इस असेसमेंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स है, इन्हें सेट ऑफ मत करना, अलग अलग दिखाना। सेम असेसमेंट ईयर का सेट ऑफ होगा। इसके अलावा अगर आपने कोई डिफर्ड टैक्स असेट या लाइबिलिटी क्रिएट करी है तो उसे अगर इंड एस 12 परमिट करे तो आप सेट ऑफ कर सकते हैं, अन्यथा आप डीटीए डीटीएल अलग अलग बताएंगे। डिटेल इन इंड एस 12 बेसिक हियर। अगर सेम टैक्स लॉ में डीटीए डीटीएल बन रहा है और वो टैक्स लॉ इन दोनों को आपस में ऑफसेट करने की परमिशन देते हैं तो आप इसे नेट ऑफ करके प्रेजेंट करेंगे। अदरवाइज डीटीए डीटीएल अलग अलग आएगा। भारत में ये हमेशा नॉन करंट असेट्स और नॉन करंट लाइबिलिटी में आता है। कभी क्वेश्चन कह दे कि कोई डीटीए या डीटीएल लग रहा है अगले साल ही पे या रिकवर होगा तो भी आप उसे नॉन करंट में ही दिखाएंगे। रेस्ट वी विल डिस्कस इन इंड एस 12। सेकेंड स्पेशल इशू, कोई अगर आपने किसी को लोन दिया है जो आप जब चाहे तब डिमांड कर सकते हो, तो जिसने दिया है, जिसकी बुक्स में असेट आ रहा है, वो एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड सोचेगा, और अगर लगता है 12 महीने में रिकवर होगा तो करंट, नहीं तो नॉन करंट। पर जिसने लोन लिया है, डिमांड लोन का मतलब मैं कल बोलूंगा तो उसे कल देना पड़ेगा, तो उसके पास अनकंडीशनल राइट टू डेफर सेटलमेंट नहीं है, तो उसे नॉन करंट में, सॉरी, उसे करंट में ही दिखाना होगा। तो बोरोवर के लिए हमेशा क्या होगा, यहाँ पे ड्यू बेसिस चेक किया जाएगा, और अगर इफ इट इज ड्यू और बोरोवर उससे बच नहीं सकता है तो देन इन दैट केस करंट होगा। पर जो लेंडर है उसके लिए बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन होगा। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको उम्मीद है कि 12 महीने में रिकवर होगा तो करंट, नहीं है उम्मीद, नॉन करंट। आप चाहो तो कभी भी रिकवर कर सकते हो, तो सामने वाले के लिए हमेशा करंट लाइबिलिटी होगी, आपके लिए एक्सपेक्टेशन बेस्ड होगी। चलिए, कोई भी करंट असेट लाइबिलिटी विद इन 12 मंथ्स और मोर देन 12 मंथ्स की एक ही हेड में आ रही है तो आपको दोनों अलग अलग दिखाना है। पैरा 60-61 ऑपरेटिंग साइकिल अपन ने डिस्कस कर दिया। ये बैलेंस शीट का आपका कोई छोटू सा फॉर्मेट है, और अपन कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा स्पेशल इशू का डिस्कशन। नेक्स्ट, प्रोविजंस और रिजर्व्स में क्या फर्क होता है। नॉन लाइबिलिटी के लिए प्रोविजन बनते हैं, पर आपके प्रॉफिट्स जब आप किसी एक फ्यूचर यूज के लिए अलग से निकाल के रख देते हैं तो वो रिजर्व कहलाते हैं। मुझे लग रहा है कभी अगले साल अर्थक्वेक आ गया तो खूब नुकसान होगा, तो पूरे प्रॉफिट इस साल नहीं बांटता हूं, थोड़े से अलग से एक रिजर्व में डाल देता हूं, कैटेस्ट्रॉफ रिजर्व या जनरल रिजर्व। मुझे लग रहा है कि कभी वर्कर अगर स्ट्राइक पे चले गए, झगड़े हो गए, या किसी वर्कर को कहीं लग लुगा गई ऑफिस में, तो पैसे देना पड़ सकते हैं, इसके पैसे थोड़े अलग से निकाल के रख सकता हूं, तो ये भी रिजर्व। क्योंकि आज आपके सर पे कोई नॉन लाइबिलिटी नहीं, आपको लग रहा है आ सकती है, उसके लिए निकाल रहे हो। लेकिन कोई वर्कर को एक्सीडेंट हो गया और फैक्ट्री के अंदर पैसे देना बाकी है और आपको लग रहा है देना पड़ेंगे, पर अभी लीगल केस चल रहा है, वी विल क्रिएट अ प्रोविजन। तो प्रोविजन इज फॉर नॉन लाइबिलिटी, फोरसीन लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टन अमाउंट। सर्टन नहीं है लाइबिलिटी, अनसर्टन है या अमाउंट अनसर्टन है, तो प्रोविजन बनाते हैं। पर अगर लाइबिलिटी अभी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती है, आप ये सोच के कि आगे कोई कंटिजेंसी आई तो उससे बचने के लिए बना रहे हो, तो वो रिजर्व कहलाता है। रिजर्व सोकी से बनते हैं, प्रोविजन पी और एल से बनते हैं, अनलेस कहीं ओसीआई स्पेसिफिकली यूज करने की बात की हो। डीटीए डीटीएल डिस्कस हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स एसेट लाइबिलिटी हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर आपने बैंक से कोई ओवरड्राफ्ट सैंक्शन कराया है तो इसे आप करंट लाइबिलिटी में शो करोगे, भले ही इंड एज 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट के अनुसार ये कैश और कैश इक्विवेलेंट में माइनस करके शो किया जाता हो। यानी कि अगर आपने बैंक से लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, किसी भी समय के लिए ओवरड्राफ्ट लिया है तो आप उसे करंट लाइबिलिटी में दिखाना, कैश और कैश इक्विवेलेंट या करंट असेट में माइनस करके नहीं दिखाओगे। लेकिन इंड एज 7 बोलता है कि अगर आपने टेम्पररी ओवरड्राफ्ट लिया है कुछ समय के लिए, विच इज लाइक कि कभी आपके करंट अकाउंट में पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव बैलेंस चलते, तो उसे कैश इक्विवेलेंट में नेगेटिव में दिखाना और फाइनेंसिंग इनफ्लो आउटफ्लो में नहीं दिखाना। इररिस्पेक्टिव ऑफ इंड एज 7 क्लासिफिकेशन, शेड्यूल 3 के अंतर्गत ओवरड्राफ्ट विल ऑलवेज बी फाइनेंशियल लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट अंडर करंट लाइबिलिटीज। इससे आपको एकदम समझ में आना चाहिए कि इंड एज 7 में कैश और कैश इक्विवेलेंट और यहां पे कैश और कैश इक्विवेलेंट में फर्क है, दोनों डिफरेंट। ट्रेड पेबल्स के केस में एक स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन आपसे मांगा गया है जिसमें कहा है कि फेस ऑफ द बैलेंस शीट, याद रखना फेस ऑफ द बैलेंस शीट पे आपको अनिवार्य रूप पे कितने ट्रेड पेबल्स आपके माइक्रो, स्मॉल, मीडियम नहीं, एंटरप्राइज को पेबल है। भारत सरकार ने एक माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइज एक्ट, इनफैक्ट माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट निकाला, जिसमें बोला कि कोई नॉन एमएसएमई अगर एमएसएमई से माल खरीदेगी तो उसको पैसा 45 दिन के अंदर देना होगा और नहीं दिया तो ब्याज देना होगा, वो भी 3 गुना जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एफडी की रेट चल रही है उसका, और इसका इनकम टैक्स पे डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। और तो और आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा नोट्स में। क्या डिस्क्लोजर देना पड़ेगा? कितना पैसा एमएसएमई को आपको पेबल बाकी है, कितना उस पे ब्याज बनता है, कितना आपने दे दिया है, कितना अकाउंट फॉर कर दिया है, सब कुछ। और ये छोड़ो, फेस ऑफ द बैलेंस शीट पे आपको बताना पड़ेगा कि आपके टोटल ट्रेड पेबल, रिसीवेबल नहीं बेटा, पेबल, आपको पैसे देने। तो अगर आपको पैसे किसे देने हैं, आप नॉन एमएसएमई हो, आप नॉन एमएसएमई हो, यानी आप माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइज नहीं हो। ये क्या होता है वो आप देखना, आप नॉन एमएसएमई हो और आपको पैसे किसको देना है, एमएसएमई नहीं, एमएस को, माइक्रो या स्मॉल को। यानी अगर मैं एक मीडियम एंटरप्राइज हूं तो मुझे डिस्क्लोजर नहीं देना है, मैं नॉन माइक्रो, नॉन मीडियम, नॉन स्मॉल एंटरप्राइज हूं तो मुझे डिस्क्लोजर देना है। और नॉन एमएसएमई को अगर पैसा माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज को देना बाकी है, मीडियम नहीं, माइक्रो या स्मॉल, तो वो फेस पे अलग से दिखाएगा कि माइक्रो और स्मॉल को कितना पैसा देना बाकी है और अदर्स को कितना पैसा देना बाकी। ये फेस पे दिखाना अनिवार्य है। तो अगर आपको कभी एग्जाम में कोई क्वेश्चन ट्रेड पेबल का आता है और उसमें माइक्रो, स्मॉल के अलग से आपको अमाउंट नहीं दिया, तो नीचे एक नोट लगाना कि माइक्रो, स्मॉल एंटरप्राइज रिलेटेड पेबल्स हैव नॉट बीन शोन बिकॉज इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल इन द क्वेश्चन। ये एक्सपेक्टेड होगा आपके आंसर में, ये यहां पे डिटेल दी हुई है, आप देख लीजिएगा माइक्रो, स्मॉल किसे कहते हैं। प्रोविजन जब भी दिखाते हैं तो उसको 2 सब लाइन आइटम में क्लासिफाई करते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट के प्रोविजन अलग और अदर प्रोविजन अलग। ये लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी वुड बी अ लॉन्ग टर्म, यानी नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में आएगा अंडर एम्प्लॉय बेनिफिट। और अगर आपने बोनस पे करना है अगले साल तो ये करंट लाइबिलिटी में, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में अंडर एम्प्लॉय बेनिफिट रिलेटेड प्रोविजंस में आएगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में अगर रिडीमेबल है तो लाइबिलिटी में आएगा। जरा भी चिंता नहीं करना, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के स्टैंडर्ड में इस बारे में डिस्कशन होगा, कब लाइबिलिटी कब इक्विटी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे डिविडेंड जो आपको देना है, अगर आपका प्रेफरेंस शेयर, सबसे पहली बात बताओ प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड क्या होता है, जरा डिस्कस कर लेते हैं एक बार। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज यूजुअली, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज यूजुअली, or let's say dividend on cumulative preference share capital usually is mandatory to be paid or discretionary, mandatory और discretionary क्या होगा जनरली बताइए।
क्या बोलते हैं आप? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके यहाँ के लिए भी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के डिस्कशन के लिए भी। चलिए लेट्स सी। गुड मॉर्निंग जी अविनाश जी। 6 AM से क्लास मुश्किल। ओके सलमान, गुड टू सी यू हियर। बताइए दोस्तों, समझ भी आ जाए कितने लोग वापस से रवा हो गए हैं। तो नॉर्मली अगर अपन बात करें तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्यूमुलेटिव भी होते हैं, तो इसका डिस्क्रिशनरी होता है डिविडेंड। मतलब क्या है इसका समझिए। हेलो हेलो। इसका मतलब यह है कि अगर आप इक्विटी को डिविडेंड बांटोगे तो प्रेफरेंस को देता है, भले ही वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ही क्यों था। पर अगर मैं 5 साल हो गए इक्विटी को डिविडेंड नहीं बांटा और क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, कंपनी प्रॉफिट भी कमा रही है, क्या उसे दही डिविडेंड बांटेगी तो चलेगा? आधा सर्विस चलेगा, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड बांटता ही बांटता है, या क्यूमुलेटिव को 1 साल नहीं बांटा तो दूसरे साल 2 साल का बांटता है। 5 साल का प्रेफरेंस शेयर था तो 5 साल का बांटना ही पड़ेगा, नहीं बांटा तो रिडम्पशन ज्यादा से देना पड़ेगा ना। रूल ऐसा है कि भैया अगर खिड़की खुलेगी डिविडेंड की तो सबसे आगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर खड़ा होगा, अगर बंद है खिड़की तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा ही। फिर भले ही उसकी रिडम्पशन डेट आ जाए, पैसे लेके चले जाएगा। बस ऐसा होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर पे 2 साल तक डिविडेंड देना था और आपने नहीं दिया तो फिर उस केस में मान लिया जाता है कि उनके पास वोटिंग राइट्स आ जाएंगे। तो क्योंकि आपका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड देने का, तो अगर आपका क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है उस पर डिविडेंड अरियर में, तो कितने भी सालों का अरियर ऑफ डिविडेंड हो, आपको सारा अरियर ऑफ डिविडेंड सिर्फ नोट्स में डिस्क्लोज करना है। आप बैलेंस शीट में कभी भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के डिविडेंड की लायबिलिटी बुक नहीं करेंगे, एक्सेप्ट अगर क्वेश्चन ही कह दे कि प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड मैंडेटरी है, वो अपन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के चैप्टर में देखेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव है और डिविडेंड नहीं बटाए तो नोट्स में अरियर्स ऑफ डिविडेंड बताना है। प्रेफरेंस शेयर अगर आपका क्यूमुलेटिव नहीं है, नॉन क्यूमुलेटिव है, तो डिविडेंड बांटना है। अगर डिक्लेयर हुआ है तो ही बटेगा, नहीं तो बटेगा ही नहीं। जब तक डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होगा बैलेंस शीट में कभी लायबिलिटी नहीं आएगा, सिर्फ नोट्स में डिस्क्लोज होता है। सेम इस लॉजिक पे अगर डिविडेंड प्रपोज होता है तो बैलेंस शीट डेट के बाद प्रपोज होता है। इक्विटी पे भी तो प्रपोज डिविडेंड भी बैलेंस शीट में लायबिलिटी नहीं आएगी, सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज किया जाएगा। क्लियर होना चाहिए ये एकदम। ये आपके कुछ रूल्स है दोस्तों, किससे रिलेटेड है? कुछ इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर्स, क्लासिफिकेशन, इस तरह के मैटर। ये किससे रिलेटेड चीजें थी जो अभी अपन ने डिस्कस करी? दीज वर मोर और लेस रिलेटिंग टू द बैलेंस शीट आइटम। अब एक बार मैं आपको क्विकली P&L का फॉर्मेट बता देता हूं और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। उससे पहले एक बार बैलेंस शीट को फटाफट रवा कर लेते हैं। उसके बाद वंस वी हैव सीन द बैलेंस शीट, P&L एक बार मैं क्विकली कवर करूंगा और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा। फिर मैं आपको 5 मिनट दूंगा, ये ब्रह्मास्त्र को आप फटाफट स्कैन कर लो, कोई भी आपके डाउट्स रह जाएंगे तो उसको कवर कर लेंगे। शेड्यूल 3 हो जाएगा, फिर अपन इंडेक्स पे आएंगे। ये अपनी अप्रोच रहेगी। तो कोई डाउट्स अगर छूट रहे तो दिक्कत नहीं है, आप रोक के रखिएगा, वी विल कवर इट अप। चलिए बैलेंस शीट का क्विकली फॉर्मेट स्कैन कर रहा हूं आपके लिए, और फॉर्मेट देखिए। सबसे पहले क्या कहा है? नॉन करंट असेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इसमें क्या आएगा? इंडेक्स 16 में जो चीजें कवर होती है, ध्यान रखना बेरर प्लांट इसका पार्ट होता है। व्हाट इज बेरर प्लांट 16 में डिस्कस करेंगे, आप चाहें तो यहाँ पे लिख लें, बेरर इसी में आएगा। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो पीपीए पर अंडर डेवलपमेंट है, तो कभी क्वेश्चन आ जाए ऐसा कि मेरी कोई एक असेट है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है इसलिए डिप्रिसिएशन नहीं लगाया और पीपी में अलग से दिखा दिया, गलत, सीडब्ल्यूआईपी में दिखाओ। पर इसमें कैपिटल एडवांस नहीं शामिल होगा। आप चाहो तो लिख लो कि कैपिटल एडवांस इसका पार्ट नहीं है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जब आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो और ये इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में करते हो और आपका उद्देश्य उससे ब्याज या कैपिटल अप्रिसिएशन कमाना है और कोई सर्विस देना नहीं है, आई रिपीट, आपका उद्देश्य उसको सर्विस देना नहीं है, ब्याज बोल दिया सॉरी, रेंट या कैपिटल अप्रिसिएशन कमाना है और वो रियल एस्टेट में आपने पैसा लगाया है, तो उसे आप पीपी में नहीं दिखाओगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अपन ने खूब पैसे कमाए, साथ में अपन ने एक जमीन ले ली कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए, पड़ोस में एक फ्लैट ले लिया किराए पे देने के लिए, एक जगह ऐसे ही खरीद ली कि चलो ठीक है रख लेते, क्यों रखी है भाई आपने? बिना कोई पर्पज, यानी कैपिटल अप्रिसिएशन। ये सब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहलाती है। ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पीपी में नहीं दिखेगी, अलग से दिखेगी। क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये भी आएगा। दोस्तों इंडेस में गुडविल और इंटेंजिबल एसेट अलग अलग दिखाई जाती है, यानी कि इंटेंजिबल एसेट है गुडविल, पर गुडविल अलग और अदर इंटेंजिबल एसेट अलग। ध्यान रखना, अगर आपने किसी से कोई ब्रांड्स खरीदी है, सॉफ्टवेयर, पेटेंट, लाइसेंस, ये तो आप सब समझते ही हो, बताने की जरूरत ही नहीं है। अभी मैं ब्रह्मास्त्र के पेज नंबर 49 पर हूं।
तो ये सब अदर इंटेंजिबल एसेट में जाएगी। ध्यान रखना, परचेज्ड ब्रांड इज अ पार्ट ऑफ अदर इंटेंजिबल एसेट, नॉट गुडविल। कारण अपन इंटेंजिबल एसेट में देखेंगे। इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट है, यानी पेटेंट अंडर प्रोसेस है। ये कौन सा स्टेज है? अंडर डेवलपमेंट स्टेज, नॉट अंडर रिसर्च स्टेज, क्योंकि रिसर्च फेज के खर्चे पीआरएल में जाते हैं, कैपिटलाइज नहीं होते तो बैलेंस शीट में नहीं आएंगे, पीआरएल में खर्चा बुक होगा। बायोलॉजिकल असेट्स अदर देन बेरर प्लांट, क्योंकि बेरर प्लांट अपन ने पीपी में डाल दिए, इसमें नॉर्मली लाइफ स्टॉक टाइप की चीजें आएंगी, अगर वो आपके लिए पीपी मशीन जैसा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक डेयरी फार्म में काउज एंड बफेलोज का स्टॉक। देन वी विल हैव बेसिकली फाइनेंशियल असेट्स, जिसके अंतर्गत व्हाट वील हैव इज इन्वेस्टमेंट। ये अभी छोड़ दीजिए आप इसको। ये क्या है बेसिकली, अगर आपने एसोसिएट जेवी में कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये लाइन आइटम अलग से दिखाना पड़ती है। फाइनेंशियल एसेट्स यानी कि जिसमें आपको लगता है कि भाई आपने किसी कंपनी के शेयर लिए या आपको कहीं से पैसे लेने, ये अपन पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में। इसमें इन्वेस्टमेंट, डेटर यानी ट्रेड रिसीवेबल, लोन, अदर डीटी और अदर नॉन करंट एसेट आएंगे। ध्यान रखना, कोई भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो आपने माल बेचा है या सेवाएं बेची है, उससे जो पैसा मिलना है वो ट्रेड रिसीवेबल में आता है। यानी कि अगर आपने किसी को अपनी मशीन बेच दी पुरानी और उससे पैसा अभी लेना बाकी है, उधारी पे बेची है, तो ये ट्रेड रिसीवेबल में नहीं आएगा। मशीन का स्क्रैप उधारी में बेचा है तो ये ट्रेड रिसीवेबल में नहीं आएगा। ये सब अदर फाइनेंशियल एसेट्स में जाएगा। अदर फाइनेंशियल, करंट और नॉन करंट बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन। ऑर्डिनरी कोर्स में गुड्स और सर्विस जो सेल करता हूं मैं या परचेज करता हूं, उससे रिलेटेड जो पैसा बाकी है वो ट्रेड रिसीवेबल या ट्रेड पेबल में जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, ट्रेड पेबल का क्लासिफिकेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ट्रेड पेबल में अब ब्रेकअप दिखाना पड़ता है। किसमें? एज टू व्हाट आर योर ट्रेड पेबल टू माइक्रो, स्मॉल एंड अदर्स। तो अगर आपको एम्प्लॉय को सैलरी देनी है तो ये ट्रेड पेबल नहीं है। ऑडिटर की फीस है, ट्रेड पेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी जिनमें ऑर्डिनरली डील करती है उसकी जो हमारी परचेज ऑफ गुड्स और सर्विस है उससे ट्रेड पेबल बनता है। तो लेट्स से अगर मेरी कंपनी फॉर एग्जांपल टेलीकॉम में डील कर रही है और हमने टेलीकॉम सेवाएं किसी से लेके आगे दी है, तो उसका पेबल ट्रेड पेबल है, वो यहां पर आएगा। लोन्स, ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपने लोन दिया है और वो नॉन करंट है तो फाइनेंशियल एसेट के अंतर्गत दिखेगा, नॉन करंट एसेट, फाइनेंशियल एसेट, लोन। पर अगर इस लोन में आपको लगता है कि कुछ पैसा अगले साल मिलेगा और कुछ उसके बियॉन्ड, तो जो अगले साल मिलने वाला है वो वाले पैसे में जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ये मैं आपके डिस्कस करूंगा, आगे कवर करूंगा, उसका प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट किस में जाएगा? करंट में। इनफैक्ट इसके ऊपर एक क्वेश्चन छोटा सा ले लेता हूं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल ले रहा हूं एक। लेट्स से मैंने एक लोन लिया है ऑफ लेट्स से 10 लाख रुपीस, और इस पे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है लेट्स से 10% पर आना, और ये रीपेबल है $2.5 लाख पर एनम, which is inclusive of interest. Find current and non-current portion at end of year 1 installments payable in arrear. अरियर मतलब एट ईयर एंड, जब भी ऐसा लिखा है अरियर में पे करना है मतलब ईयर एंड पे करना है। ये 2.5 लाख रुपए में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये प्लस इंटरेस्ट नहीं है, ये इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट का एक कंसेप्ट होता है ना, इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट, ब्याज और ये पिला के। ये कितने साल पे करना है, 4, 5, 10 साल, ये नहीं पता, हो सकता है 6 साल पे करना हो जिसमें ब्याज भी कवर होता हो, वो नहीं पता। तो 2.5 लाख में ब्याज शामिल है। तो अब आप देखो आपका सोल्यूशन करंट नॉन करंट, आपको करंट नॉन करंट क्लासिफिकेशन निकालना है। तो नॉर्मली स्टूडेंट क्या बोलेगा
कि भाई 10 लाख में से 2.5, अच्छा अब इसको टेबल बनाता हूँ मैं, उससे ही समझा देता हूँ। ईयर 1 10 लाख का लोन था, 10% से 1 लाख का ब्याज लगा और ईयर एंड पे 2.5 लाख रीपे कर दिया, तो मेरा बैलेंस 8.5 लाख बचा। अब अगर आप ऐसा बोल दो कि ये 8.5 लाख में 2.5 लाख करंट है और 6 लाख नॉन करंट है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? आपको ये सोचना है, सेकेंड ईयर 8.5 लाख पे 0.85 लाख का ब्याज और 2.5 पे होगा, तो 6.85 लाख बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8.5 लाख आफ्टर 1 ईयर विल बिकम 6.85 लाख। इसका मतलब रिडक्शन जो मेरा हो रहा है वो कितना हो रहा है? 1.65 लाख से लाइबिलिटी कम हो रही है। हेंस इसमें 1.65 लाख इज करंट and 0.85 lakh is non-current। हो क्या लिख दिया मैंने, सॉरी। 6.85 lakh is non-current। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरी बैलेंस शीट होगी दोस्तों, इस बैलेंस शीट में एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर असेट्स के अंतर्गत नॉन करंट असेट्स में, फाइनेंशियल असेट्स में, लोन गिवन में I will show 6.85 और करंट असेट्स में, फाइनेंशियल असेट्स में, शॉर्ट टर्म मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म लोन और सिंपली लोन्स की शॉर्ट टर्म करंट मैच्योरिटीज बोल सकते हो आप इसको, विल बी 1.65 लाख। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां बच्चे करते हैं जिससे मार्क्स कटते हैं। इसी पे तो फोकस करना है अपने को। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। किसी ने बोला 1.65 और 6.85, शाबाश बेटा। तो ये लोन अगर मैंने दिया है, ओ सॉरी ये रीपेबल था तो असेट नहीं लाइबिलिटी है, क्षमा कर दो, तो मैं कोई दिक्कत नहीं है। दिया होता तो मैं ऐसे कर देता, लाइबिलिटी है तो इसको ऐसे शो करेंगे। लाइबिलिटी में लोन गिवन की बजाय शब्द क्या यूज कर लेते हैं? बोरोइंग्स। लिया होता तो लोन बोल देते हैं। ध्यान रखना ये बोरोइंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, बोरोइंग गिवन नहीं है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और ये क्या कहलाएगी? दिस विल बी ट्रीटेड एज करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स नहीं मानते, इसे क्लासिफाई ऐसे करते हैं। तो इसका मतलब रूल क्या हो गया आपका? लोन्स और बोरोइंग्स में द क्लोजिंग बैलेंस माइनस principal repayment in next year is equal to long term and this amount is current and this is non current। आई होप ये सबको एकदम क्लियर है, हाथों हाथ मैंने कवर भी करा दिया। इसका दोस्तों इंपॉर्टेंस आपको पता है कहाँ कहाँ मिलेगा? हर जगह। आप लीज का स्टैंडर्ड पढ़ोगे वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, बोरिंग कॉस्ट इंडेक्स 23 पढ़ोगे वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में फाइनेंशियल लाइबिलिटी पढ़ोगे वहाँ भी इंपॉर्टेंट है। तो अपन हर जगह एक एक करके बताया, इससे अच्छा कॉमन में डिस्कस कर ले, आगे सब जगह काम आ जाएगा। ठीक है जी, आई होप ये समझ में आया सबको। 3 साल का करके दिखाओ बेटा, 3 साल में लोन रिपे नहीं होगा। ये लोन रिपे करने के लिए तो जमाने भर चलना पड़ेगा। तो अपने को करंट नॉन करंट में सिर्फ क्या देखना है? जो अगले साल में अपना हाँ लाइबिलिटी पेबल है वो करंट है, बाकी पूरा नॉन करंट। तो इसके लिए आगे कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए। तो ये क्या है, मैं एक बार क्विकली स्कैन कर रहा हूँ बैलेंस शीट और चीजें बताते जा रहा हूँ। तो ये आपका नॉन करंट और करंट, असेट और लाइबिलिटी दोनों में लोन और बोरोइंग्स का डिस्कशन कर लिया है अपन ने क्विकली। चलो ये अच्छा हो गया। उसके बाद करंट असेट इन्वेंट्री हमेशा करंट आएगी, भले ही वो स्लो मूविंग नॉन मूविंग कुछ भी बोल दिया जाए।
फाइनेंशियल असेट के अंतर्गत फिर वापस से आपके करंट इन्वेस्टमेंट, करंट ट्रेड रिसीवेबल, कैश और कैश इक्विवेलेंट, बैंक बैलेंस अदर देन 3 अबव। तो कैश और कैश इक्विवेलेंट में नॉर्मली 3 महीने वाले आएंगे और यहाँ पे 3 मंथ्स से ज़्यादा और अप टू 12 मंथ्स वाले आएंगे। लोन्स अपन ने डिस्कस कर लिया। अदर्स, करंट असेट फाइनेंशियल असेट का पार्ट नहीं है, ये अदर है। और अदर करंट असेट, अदर करंट असेट में कौन सी चीज़ें आती है जो फाइनेंशियल असेट में नहीं आ रही है? तो नॉर्मली प्रीपेड एक्सपेंस वगैरह जो होते हैं वो अदर करंट असेट्स में आ सकते हैं। फिर अपन आते हैं लाइबिलिटी साइड में, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। उसमें पहले इक्विटी, इसके 2 हेड होते हैं, एक इक्विटी शेयर कैपिटल, इसको अभी आप स्किप कर दे, बहुत ही स्पेशल है, आगे डिस्कस करेंगे। और दूसरा अदर इक्विटी, ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है, मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन बनाया। अदर इक्विटी में नॉर्मली क्या क्या चीज़ें आएंगी मैंने डिस्कस करा दिया है आपको। शेयर वारंट्स आ सकते हैं, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, रिजर्व सरप्लस, ओसीआई, ऐसी सारी चीज़ें आएंगी। लाइबिलिटीज़ के अंदर आते हैं तो फिर हमारे यहाँ पे 4 ही सबलाइन आइटम होती है 2 हेडों में। पहली फाइनेंशियल लाइबिलिटी, जिसमें आएगा आपका बोरिंग, जिसमें अपन लॉन्ग टर्म बोरिंग यहाँ दिखाएंगे। ट्रेड पेबल का 2 पार्ट आएगा और कोई भी दूसरी फाइनेंशियल लाइबिलिटी। सेकंड है आपका प्रोविजन, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी हमेशा नॉन करंट होगी। और अदर करंट लाइबिलिटी, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज आपकी हो सकती है जो फाइनेंशियल लाइबिलिटी के अलावा कोई है। तो ये नॉर्मली आपकी कौन सी हो सकती है? कोई टैक्स आपका लॉन्ग टर्म पेबल है तो ये यहाँ सकता है क्योंकि वो फाइनेंशियल नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है। फिर करंट लाइबिलिटीज में भी 4 आपके हेड है। फाइनेंशियल लाइबिलिटी पहला, वापस बोरिंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी, प्रोविजंस और करंट टैक्स लाइबिलिटीज। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाएगी। ध्यान रखिएगा आप, एडवांस फ्रॉम कस्टमर में क्योंकि आपको आगे गुड्स देना है और पैसे नहीं देना है, इसलिए वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं होती है। ये अपन इंडेस 109 में पढ़ेंगे, इतना पता होना चाहिए आपको। जब पैसे लौटाना होते हैं किसी को तो उसे फाइनेंशियल लाइबिलिटी मानते हैं। यहाँ पे गुड्स देना है किसी को तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं। और ये नॉर्मली करंट ही होगी, ऑपरेटिंग साइकिल में सेटल करना होगा। तो ये ऐसी चीजें एडवांस फ्रॉम कस्टमर टाइप की अदर करंट लाइबिलिटी में आएगी। दे विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज। ये जो अभी आप क्वेश्चन आज होमवर्क में करोगे ना, उसमें सारे कंसेप्ट लगेंगे, इसलिए मैं ब्रीफली बताते जा रहा हूँ। ये मेरा बैलेंस शीट का डिस्कशन हो गया। अब आप अगर ब्रह्मास्त्र के थ्रू गो थ्रू करोगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे डिस्क्लोजर्स मिलेंगे जो मैं कवर नहीं कर रहा। मैंने बताया था आपको शुरू में, मुंबई से दिल्ली अपन रोड से जाएंगे तो 1500 किलोमीटर है, बाई एयर जाएंगे तो 1100, 400 किलोमीटर अपन स्किप करेंगे, मंजिल पे अपन फिर भी पहुंचेंगे। पहुंचना अपने को मंजिल में शॉर्टेस्ट रूट के थ्रू। मंजिल पे पहुंचने के लिए मुझे नहीं लगता डिस्क्लोजर इंपॉर्टेंट है, तो डिस्क्लोजर पे एज सच में बहुत ज़्यादा ध्यान देने ही नहीं वाला हूँ। तो आपको ऐसे हर जगह अलग अलग डिस्क्लोजर दिखेंगे जो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पावर बैच में एटलीस्ट आपके रिवीजन में कवर नहीं करूंगा। तो जैसे पीपी है तो इसमें बोला गया है कि भैया आपको पूरा एक डिस्क्लोजर देना पड़ता है टेबल बना के, ग्रॉस ब्लॉक, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, नेट ब्लॉक, कोई रिस्ट्रिक्शन है आपके पीपी पे तो वो सब। शेड्यूल 3 में इसमें कुछ और डिस्क्लोजर्स ऐड हो गए जो मई 2022 से लागू होंगे। ऑल दैट इज समथिंग विच आई एम नॉट डिस्कसिंग। आपकी इच्छा है तो आप इसको यहाँ से एक बार कवर कर सकते हो। ये चीज़ें क्योंकि बोर्ड नोट्स में नहीं है इसलिए मैंने ये यहाँ पे आपको अलग से शेयर कर दी, क्योंकि ये यहाँ से पढ़ने का होता है तो नॉर्मली हम बोर्ड नोट्स में डालते नहीं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बोर्ड नोट्स में नहीं थी, इसलिए यहाँ से मैं कवर करा देता हूँ। पहले ट्रेड रिसीवेबल को कैसे दिखाया जाता था दोस्तों? तो पहले अपन ट्रेड रिसीवेबल्स को दिखाते थे गुड सिक्योर्ड, गुड अनसिक्योर्ड और डाउटफुल। अब थोड़ा चेंज हो गया है, गुड सिक्योर्ड, गुड अनसिक्योर्ड, डाउटफुल विथ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क और क्रेडिट इम्पेयर्ड। ये सब आप 109 में समझेंगे, पर ट्रेड रिसीवेबल में 4 चीजें देना है। ध्यान रखना कि आप इसे नोट्स के अंतर्गत शो कर सकते हैं। किसी ने बोला है सर इन्वेस्टमेंट को फाइनेंशियल एसेट में दिखाते हैं, हाँ बेटा, पर अगर इन्वेस्टमेंट जेवी एसोसिएट में तो उसको अलग से एक लाइन आइटम बना के दिखाया जाता है, अपने फॉर्मेट में वो चीज अलग से थी। अगर कोई नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल है तो शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में वो कहीं पर भी नहीं है। इसलिए मैंने आपको शुरू में क्या बोला था कि ये फ्लेक्सिबल फॉर्मेट है, मिनिमम डिस्क्लोजर है। तो अगर आपको नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल दिखाना है तो नॉर्मली आप उसे क्या करोगे, आप उसे नॉन करंट एसेट्स के अंतर्गत एक अलग से सब लाइन आइटम बना के शो करोगे। तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर एक अलग लाइन आइटम बन जाएगी नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, और वहां पे ये शो हो जाएगा। तो क्या फॉर्मेट चेंज किया जा सकता है? बिल्कुल, शुरू में यही डिस्कस किया था अपन। बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने, शाबाश। तो ये डिस्क्लोजर्स हैं, दीज आर नॉट समथिंग विच आई एम डिस्कसिंग। एक सिक्योरिटी डिपॉजिट बस बता देता हूं आपको। अभी सिक्योरिटी डिपॉजिट को कहाँ शो किया जाता है दोस्तों? तो नॉर्मली ये नॉन करंट करंट जो भी क्लासिफिकेशन होगा उसके अंतर्गत आप ले लेंगे। अगर ये रिफंडेबल है तो फाइनेंशियल एसेट के अंतर्गत आएगा, और अगर ये रिफंडेबल नहीं है तो ये अदर एसेट्स के अंतर्गत शो किया जाएगा। हाउएवर अभी आप देखें तो इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट आया और उन्होंने ये चीज क्लैरिफाई करी। पहले क्या करते थे, ये बोलते थे कि भैया ये इट विल बी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लोन्स गिवन, बट टेक्निकली सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने दिया है तो ये लोन गिवन नहीं है, बट अभी इसको लोन गिवन के अंतर्गत शो करते थे। तो इसका मतलब ये होगा कि दिसंबर 21 वाले बच्चे सिक्योरिटी डिपॉजिट को लोन गिवन के अंदर शो करिएगा।
और मई 22 से ये किस में हो जाएगा, फाइनेंशियल एसेट्स के अंतर्गत जाएगा। हालांकि लोन गिवन भी फाइनेंशियल एसेट है, पर सिक्योरिटी डिपॉजिट की एक अलग लाइन आइटम बन जाएगी अंडर फाइनेंशियल एसेट्स। अभी आप फाइनेंशियल एसेट में लोन गिवन में सिक्योरिटी डिपॉजिट शो करोगे दिसंबर 21 अटेम्प्ट के लिए। कोई भी प्रोविजन अगर आपने एसेट पर बनाया है तो कभी भी उसको आप लाइबिलिटी साइड में शो नहीं करोगे, एसेट से माइनस करके दिखाओगे। तो अगर आपको बैलेंस शीट कभी एग्जाम में आए जिसमें प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर इंपेयरमेंट जैसी चीज लाइबिलिटी साइड में कहीं प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन शॉर्ट टर्म में दिख जाए तो आप बोलना ये गलत है और उसे रिस्पेक्टिव एसेट जिस पे बनाए हैं माइनस करके आउटर कॉलम में नेट दिखा दे। तो ट्रेड रिसीवेबल 100 है, प्रोविजन फॉर बैड डेट 5 है, तो आउटर कॉलम में 95 दिखेगा, इनर कॉलम या नोट्स में आप दिखाएंगे 100 ट्रेड रिसीवेबल लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट 5, आउटर कॉलम में आपका कितना आ जाएगा 95। प्रोविजन फॉर बैड डेट को अब इंडेस की भाषा में प्रोविजन फॉर इंपेयरमेंट लॉस ऑन ट्रेड रिसीवेबल कहा जाता है। पर आपके और ऐसे डिस्क्लोजर है, लोन डायरेक्टर के उनके कोई ड्यूज हैं तो वो बताइए। इक्विटी में बहुत सारे आपको डिस्क्लोजर देना पड़ते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर ये ध्यान रख लेना कि अगर कोई इक्विटी शेयर आपने अदर देन कैश इशू किया है, जो हो सकता है नॉर्मली आपने कोई कंपनी खरीदी और उसमें आपने पीसी शेयर्स में डिस्चार्ज किया, तो बिजनेस कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन में कभी बैलेंस शीट बनाने को आए जिसमें एक्वायरर ने पीसी कैश की जगह कुछ शेयर्स में डिस्चार्ज किया है और अगर क्वेश्चन बोले शेड्यूल 3 के अनुसार बैलेंस शीट बनाओ, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है डिस्क्लोजर इतने देने की, तो नोट्स में डिस्क्लोजर में ये चीज लिख देना कि आउट ऑफ टोटल शेयर कैपिटल सच अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल हैज बीन इशूड फॉर अदर देन कैश। तो ऐसा होता है पिछले 5 साल में अगर आपने अदर देन कैश कोई शेयर इशू किए हैं, बोनस शेयर दिए हैं या बायबैक हुआ है, तो आपको नोट्स में इनके डिस्क्लोजर देना पड़ते हैं। बाकी 5% से ज्यादा आपके किसी भी शेयर होल्डर की शेयर होल्डिंग होती है तो उसका डिस्क्लोजर देना पड़ता है। आई विल बी अ लिटिल क्विक क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस लेवल थोड़ा कम है। डोंट टेक इट कि यार कैसे हो रहा है इतना फटाफट। ये अलग अलग आपके फॉर्मेट ऑफ क्या है, अदर इक्विटी है जिसमें ये अलग अलग तरह के रिजर्व्स एंड सरप्लस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितने हेड्स और बनाना चाहो बना सकते हो। ध्यान रखना पीआरएल का क्रेडिट बैलेंस रिटेन्ड अर्निंग में आएगा, पीआरएल का डेबिट बैलेंस भी रिटेन्ड अर्निंग में आएगा। अदर इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग माइनस में दिखेगी, कभी भी एसेट साइड में नहीं दिखेगी। तो हो सकता है कि अदर रिजर्व्स का टोटल बैलेंस भी माइनस में दिखे, बिल्कुल दिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आप ये मत सोचना कि सपोज मेरी कंपनी में कैपिटल रिजर्व 100 है और पीएनएल का डेबिट बैलेंस है -50, डेबिट बैलेंस है 50, -50 बैलेंस है, तो अगर आउटर कॉलम में मैं 50 दिखाऊंगा तो ऐसा लगेगा कैपिटल रिजर्व और पीएनएल डेबिट सेट ऑफ हो गए। नहीं 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 नहीं, सेट ऑफ थोड़ा ना किए, बैलेंस शीट में एक ही अमाउंट जाता है रिजर्व्स एंड सरप्लस या अदर इक्विटी का। नोट्स में आप अदर दिखा देना ना अच्छे से कि कैपिटल रिजर्व 100 है, पीएनएल -50 है, टोटल अपन ने लगाया बस 50 का। तो सेट ऑफ नहीं कर सकते अपन फ्री रिजर्व को कैपिटल रिजर्व से, ये तो तय। बट इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्री रिजर्व और कैपिटल रिजर्व को अलग अलग एसेट और लाइबिलिटी या इक्विटी साइड में दिखाएंगे। आपको हमेशा सारे रिजर्व नेट करके दिखाना है। सिक्योरिटी प्रीमियम भी रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर दिखेगा। आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को सिक्योरिटी प्रीमियम कहते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं कहते। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगर अपन आ जाए नॉन करंट लाइबिलिटीज में, तो आपकी अलग अलग बोरिंग्स प्रोविजन के डिस्कस हो गया। करंट लाइबिलिटीज ओके, ये एमएसएमई के अंतर्गत आपको क्या डिस्क्लोजर देने हैं, ये उसके कुछ डिस्क्लोजर है। आप एक बार देखना चाहो तो देख सकते हो। जो इंपॉर्टेंट है वो ये वाला पार्ट है जो मैंने करा दिया आपको। फेस पे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज के अलग से दिखाने। नोट्स टू अकाउंट्स में आपको कंटिंजेंट लाइबिलिटी और कैपिटल कमिटमेंट डिस्क्लोज करने। ये दोनों में क्या है, लेट्स सी। सर रिवीजन के लिए ब्रह्मास्त्र या क्लास नोट, सिर्फ और सिर्फ क्लास नोट, एक्सेप्ट ये एकमात्र ऐसा चैप्टर है दोस्तों जिसमें बहुत सारे डिस्क्लोजर हैं। तो हम रेगुलर बैच में भी डिस्क्लोजर क्लास में लिखते नहीं है, यहाँ से कवर कर लेते हैं। आगे जितने चैप्टर पढ़ेंगे ना, सारे चैप्टर में सिर्फ एक डिस्क्लोजर ऐसी चीज है जो अपन नोट्स में नहीं लिखते हैं, उसको ब्रह्मास्त्र या द्रोण चार्ट से देखते हैं, जो मैं अदरवाइज डिस्कस भी नहीं करने वाला पावर बैच में। उसके लिए आपको मे भी रेफर करना पड़े, बाकी आपका पूरा बोर्ड नोट से काम हो जाएगा। तो जो आपको किससे पढ़ना है, जितना मटेरियल मैं दूंगा उससे ही पढ़ना है। मैं रोज का आपको बता दूंगा आज किससे रिवाइज करना है। एक कॉपी में शुरू के 2 पन्ने खाली छोड़े हो या आखिरी के 2 ले लो, उसमें लिख देना लेक्चर 1 में ये कवर हुआ, मटेरियल ये रेफर किया था, ये होमवर्क है। पूरा बनवाऊंगा आज 15 मिनट क्लास के बाद पूरे लूंगा मैं आपसे। मेरा उद्देश्य आपको यहाँ पे पढ़ा के छोड़ने का नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि ये जो भी अपन 2 वीक स्पेंड करें, इसमें अपन पूरा का पूरा एफआर अच्छे से आप लोग मिलके बढ़िया शानदार तरीके से कवर कर लें। ठीक है, अब ये 2 मुद्दे क्या है। चलिए एक छोटे से सवाल का जवाब दो, चैट में लेता हूं। व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्लिगेशन? ऑब्लिगेशन से आप क्या समझते हो? व्हाट इज एन ऑब्लिगेशन और लाइबिलिटी क्या होती है? एग्जाम के लिए नोट्स इनफ है ऑफ कोर्स, अगर आप क्वेश्चन आंसर साथ में देखें।
चलिए, कोड ऑफ एथिक्स में बंदी बंदे वाले एग्जाम्पल बाबूजी के सामने आ गए, बढ़िया। चलिए, विच इन नो सर्कमस्टांसेस कैन बी अवॉइडेड, शाबाश, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, वेरी गुड, जाबाज आंसर, एकदम बिल्कुल सही, कैन नॉट बी अवॉइडेड। तो इसका मतलब अगर कोई चीज अवॉइडेबल नहीं है तो वो आपकी लाइबिलिटी है, और अगर वो आपकी लाइबिलिटी है तो फिर आपको उसे रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, कैन नॉट बी अवॉइडेड, इट इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ द एंटिटी टू बी अवॉइडेड। तो एन ऑब्लिगेटिंग इवेंट, एज सच पूरे इंडेस में कहीं भी ऑब्लिगेशन का डेफिनेशन नहीं दिया। इंडेस 37 ऑब्लिगेटिंग इवेंट की डेफिनेशन देता है और कहता है एन ऑब्लिगेटिंग इवेंट इज एन इवेंट ड्यू टू विच it is not in the hands of the enterprise to avoid the liability, and liability is when out of past events, which is obligating events, there is an outflow of economic resource, we will say that it will be a, or there is a probability for an outflow of economic resource, we will say it is a liability. तो मेरा आपसे एक सवाल है, मैंने क्या किया है, एक नॉन कैंसिलेबल ऑर्डर प्लेस्ड, नॉन cancelable order placed for purchase of machine of 50 lakhs, no advance given, but order is non cancelable, emphasizing on this point, whether a liability of 50 lakhs should be recorded. Yes, as there is an obligation, or no. और इसमें दोस्तों अगर कोई जवाब देना चाहे, रीजनिंग देना चाहे तो दे। Non-cancelable order placed for purchase of machine for 50 lakh, no advance given, but order is non-cancelable. Whether a liability of 50 lakh should be recorded? क्वेश्चन है ये मेरा। चलिए देखते। Come on guys, make some voting. चलिए, तो is there an obligation? Yes or no? तो टेक्निकली ऑब्लिगेशन तो है, मैंने ही क्वेश्चन गलत पूछ लिया, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, इन दिस पर्टिकुलर केस नो लाइबिलिटी इज रिकॉग्नाइज, यानी आंसर आपका यस लिखना भी सही है, नो भी सही है, बट आई कुड से दैट नो लाइबिलिटी इज रिकॉग्नाइज एज इट इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। किसी ने लिखा भी था शायद। तो अब आप समझ लो दोस्तों एक छोटी सी चीज, क्या ये ऑब्लिगेशन है? हाँ, किसी ने बोला है कैपिटल, वेरी गुड, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, शाबाश। तो वी मे से देयर इज एन ऑब्लिगेशन, बट इट इज स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लाइबिलिटी स्लैश प्रोविजन। तो आपका आंसर गलत नहीं है, अभी उद्देश्य अपना आंसर लेना नहीं है, अभी उद्देश्य क्या है समझना। तो नॉर्मली अगर आप किसी चीज से बच नहीं सकते हो तो आपके सर पे ऑब्लिगेशन आ गया तो आपको लाइबिलिटी बुक करना है। तो मैंने प्रेफरेंस शेयर इशू किया और मैंने बोला इस प्रेफरेंस शेयर में आप चाहो तो कैश लेना, चाहो तो शेयर, तो मैं नहीं बच पाऊंगा, आप चाहो तो कैश ले सकते हो, तो मेरे लिए लाइबिलिटी है, मुझे बताना पड़ेगा। पर अभी मैंने प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं है, कमिट किया है कि आपको 3 साल बाद दूंगा, और ये कमिटमेंट है, पक्का दूंगा ही दूंगा, पर बदले में आप मुझे पैसे भी दोगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट में मुझे शेयर भी देना है, आपको पैसे भी देना है, तो इसका मतलब इनमें दोनों चीजों के, दोनों के हाथों में क्या है, देयर इज अ पेंडेंसी। इसे बोलते हैं एग्जीक्यूटरी या बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, जो दोनों पार्टीज के लिए पेंडिंग टू बी एग्जीक्यूटेड है। इंडेस कहता है कि अगर आपने कोई ऐसा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट किया है जो अभी सेटिस्फाई नहीं हुआ है, पर कमिटमेंट आ चुका है कि आप इससे बाहर नहीं जा सकते, तो क्योंकि इसको लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन नहीं दिखाते, इसलिए इसको आपको नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करना पड़ेगा एज अ कैपिटल कमिटमेंट। तो कैपिटल कमिटमेंट में क्या आएगा, एनी कॉन्ट्रैक्ट डन फॉर एक्विजिशन ऑफ एनी कैपिटल एसेट, इन्वेस्टमेंट, मशीन, इंटेंजिबल,
पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, क्योंकि एक कमिटमेंट है, बचे हुए नहीं दोगे तो ये भी डूब जाएगा, फॉरफिट हो जाएंगे, और एनी अदर्स। सिमिलरली यू हैव टू डिस्क्लोज कंटिंजेंट लाइबिलिटी, जो अपन इंडेक्स 37 में पढ़ेंगे। कंटिंजेंट लाइबिलिटी में वी विल हैव टू डिस्क्लोज 1 क्लेम्स नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी कंपनी पे कोई केस या क्लेम लगा है और मैंने उसको माना नहीं है लाइबिलिटी है, क्योंकि मुझे लग रहा है चांसेस रीपेमेंट के कम है। 2 गारंटी एक्सक्लूडिंग फाइनेंशियल गारंटी, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फाइनेंशियल गारंटीज के ऊपर आरटीपी में पहले एक क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया पूछा था आपका, जनवरी 21 नवंबर 20 सॉरी अटेम्प्ट के लिए। फाइनेंशियल गारंटीज आर शोन एज फाइनेंशियल लाइबिलिटीज in the balance sheet as a financial liability under a current non-current liability side। तो फाइनेंशियल गारंटी नहीं है तो सिर्फ कौन सी, परफॉर्मेंस गारंटी, कि भाई मैंने क्या किया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है सरकार से, तो मेरी होल्डिंग कंपनी ने गारंटी दी है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट पूरा करूंगा, नहीं तो वो पेनल्टी पे करेंगे, तो ये फाइनेंशियल गारंटी है, नहीं सर ये परफॉर्मेंस गारंटी है, उसे डिस्क्लोज करना है नोट्स में अंडर कंटिंजेंट लाइबिलिटी। ये छोटी छोटी चीजें जो गलत हो सकती है एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखो, तो इनके डिस्क्लोजर्स आपको देना है। चलिए, प्रपोज डिविडेंड मैंने आपको बता दिया, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर मैंने बता दिया, डिस्क्रिशनरी होता है तो आपको सिर्फ नोट्स में अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड बताना है। अगर आपने कोई फंड रेस किए हैं और उन फंड्स में जिस पर्पस के लिए रेस किए थे उस पर्पस के लिए अगर अभी यूज नहीं हुए तो बताना है, यूज हो गए उस पर्पस के लिए तो नहीं बताना है। इसमें भी अमेंडमेंट आया मई 2022 से, थोड़े डिस्क्लोजर बढ़ गए। जितना डिविडेंड आपका प्रपोज्ड है वो आपको डिस्क्लोज करना है। अगर कोई सिक्योरिटी आपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए इशू करी थी, उससे जो पैसा आया वो उस जगह यूज नहीं हुआ तो बताना है। अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुई है या कोई भी रीस्टेटमेंट हुआ है तो आपको बताना है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर रीस्टेटमेंट का प्रीवियस ईयर के ओपनिंग बैलेंस पे मटेरियल इफेक्ट होता है तो आपको थर्ड ओपनिंग बैलेंस शीट भी देनी है, जो इंडेस 101 में इंडेस 1 में डिस्कस करेंगे। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट अदर इक्विटी में आएगा, कब तक, जब तक ये पेंडिंग अलॉटमेंट है। जब ये पेंडिंग रिफंड हो जाएगा, यानी हमारा से सब्सक्रिप्शन नहीं आया अब हम रिफंड कर रहे हैं, तो फिर इसे आप करंट लाइबिलिटीज के अंतर्गत फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में शो कर दीजिएगा। प्रेफरेंस शेयर को लाइबिलिटी मान सकते हैं, उसका प्रीमियम क्या होगा ये सब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का कॉन्सेप्ट है, जिसमें एक ही इंस्ट्रूमेंट को इक्विटी और फाइनेंशियल लाइबिलिटी में डिवाइड किया जाता है। ये आपके सिलेबस में नहीं है तो छोड़ दीजिए। ये बैलेंस शीट और उससे रिलेटेड जितनी चीजें मैंने आपको रिवाइज रिकैप कराना थी फटाफट करा दी, एक बढ़िया डिस्कशन अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, चलिए ओके कूल, ऑल सेट। नेक्स्ट, अब आते हैं अपन P&L पे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम, मुद्दे की इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहले आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो अपन फॉर्मेट पे जंप करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सिर्फ वो चीजें आएंगी जिनमें आप ऑर्डिनरली डील करते हैं, पर इसमें डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की कोई सेल्स शामिल नहीं होगी। इसके 3 सब भाग होते हैं, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विस, अदर ऑपरेटिंग इनकम। प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, चेंजेस इन स्टॉक जहां स्टॉक बढ़ा है, इंटरेस्ट डिविडेंड टाइप की इनकम्स, ये सब नॉर्मली अदर इनकम में आएगी अनलेस आपका बिजनेस ही इन्वेस्टमेंट्स का है। इसके अलावा कोई भी आपकी दूसरी इनकम है, लाइक से फॉरेन एक्सचेंज गेन, वैल्यूएशन गेन, ये सब आप अदर्स में या सेपरेट लाइन आइटम के थ्रू शो कर सकते हैं। ये आपकी हो गई इनकम साइड। एक्सपेंस में आप ध्यान रखेंगे ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस नेट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कंज्यूम में आएगा। इसका मतलब चेंजेस इन स्टॉक के अंतर्गत रॉ मटेरियल स्टॉक के चेंजेस एक्सक्लूड होंगे। मतलब ये हुआ कि नॉर्मली आप देखोगे इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स और स्पेयर पार्ट हो सकते हैं। रॉ मटेरियल का चेंज इन स्टॉक रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में एडजस्ट होता है, बाकी सबके चेंज इन स्टॉक अलग से डिस्क्लोज किए जाते हैं। स्टॉक अगर इंक्रीज हुआ है तो इनकम होगी, डिक्रीज हुआ है तो एक्सपेंस होगा। ध्यान रखो ये फिनिश गुड है, स्टॉक इन ट्रेड और वर्क इन प्रोग्रेस है। स्पेयर पार्ट भी होगा तो आएगा। स्टॉक इन ट्रेड और फिनिश गुड में बेसिक फर्क है, जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है वो फिनिश गुड्स हैं और जो ट्रेडेड है खरीद के एज इट इज बेचते हैं वो स्टॉक इन ट्रेड। एक्साइज ड्यूटी वगैरह अब होती नहीं है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, इंपेयरमेंट लॉस, ऐसे जितने खर्चे डालने डाल दो।
ध्यान रखना है इंड एस के अंतर्गत 1% ऑफ टोटल इनकम और 10 लाख, विच एवर इज हायर, से अगर कोई कम का खर्चा है या इसके जितना है तो आप उसे अदर एक्सपेंस में डाल सकते हो। आपको उसको अलग से डिस्क्लोज करने की नोट्स या फेस पे जरूरत नहीं। उदाहरण के तौर पे मेरी कंपनी का टर्नओवर है अगर 1 करोड़, तो उसका 1% होता है, 1 करोड़ का 1% होता है 1 लाख, और 10 लाख, ज्यादा क्या है 10 लाख, तो 10 लाख रुपए से ऊपर का कोई खर्चा है या इनकम है तो अलग से उसके नाम से बताओ नोट्स में या फेस पे, बाकी सब अदर में डाल सकते। 100 करोड़ का टर्नओवर है, 1% 1 करोड़, 1 करोड़ और 10 लाख में क्या ज्यादा, 1 करोड़, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का कोई खर्चा या इनकम हुई है तो उसे अलग से दिखाना है, बाकी सब आप अदर एक्सपेंस में डाल सकते। हो सकता है कई सारे अदर एक्सपेंस मिलके अदर एक्सपेंस का टोटल 1% ऑफ टोटल इनकम से ज्यादा हो जाए, वो चलेगा। एक नेचर ऑफ एक्सपेंस अगर 1% और 10 लाख विच इज हायर के बराबर या उससे कम है तो आप उसे अलग से ना बताओ, अदर में बताओगे तो चलेगा। आपकी इच्छा अलग से बताना तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं। एक्सेप्शनल आइटम का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? इंडेस में कहा है एनी आइटम विच इज मटीरियल इन नेचर should be disclosed separately. For example, not illustrative list, not exhaustive list, illustrative list. Example, impairment losses, losses due to restructuring, loss on sale of investment, PP, intangible assets, any lump sum retrenchment compensation, any reduction in the value of inventory because that's not ordinary. इन सबको आप अलग से डिस्क्लोज करोगे। क्या बोला है बेटा? नोट्स में आप मटेरियल है अगर अमाउंट इसका तो डिस्क्लोज करोगे, पर शेड्यूल 3 में P&L के फॉर्मेट में एक्सेप्शनल आइटम नाम की चीज मांगी गई है अलग से। तो शेड्यूल 3 में जो एक्सेप्शनल आइटम का डिस्कशन किया गया अलग से, इसका मतलब कहीं डिफाइन नहीं किया गया, और इसका मतलब समझने के लिए फिर मुझे मजबूरन जाना पड़ेगा AS5 पे, जो कहता है कि when nature, size and incidence of the item is such that its disclosure is necessary for the information of the user, then it should be disclosed as an exceptional item. तो ऐसा कहते हैं दोस्तों कि इंडेस के अनुसार, वेरी ब्रीफली, इंडेस 1 कहता है मटीरियल आइटम्स नेसेसरी फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ यूजर are disclosed separately. और शेड्यूल 3 बोलता है एक्सेप्शनल आइटम्स को आप P&L के फेस में बताइए। ये डिफाइन किया है AS5, जो बोलता है नेचर, साइज और इंसिडेंस of item is such that it warrants separate disclosure. Then disclose as exceptional items. तो इसलिए इन दोनों के कंपैरिजन में अपन ये कंक्लूड करते हैं। अच्छा, यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल याद रखना। कभी आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि हमारी कंपनी की इन्वेंट्री की NRV कॉस्ट से कम हुई है तो लॉस बुक किया है, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एनी लॉन्ग टर्म असेट, कोई वर्कमैन को बाहर निकालने पे रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, ऐसी सब चीजें। तो इस केस में आपको क्या ध्यान रखना है, जो नेचर और साइज के कारण डिस्क्लोज हो,
कि उसका नेचर या साइज बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो नोट्स में सेपरेटली डिस्क्लोज हो जाएगी। और इसे कैसे माना जाएगा, दिस इज बेसिकली ड्यू टू इंड एस 1। पर जो नेचर साइज के साथ साथ उसका इम्पैक्ट, आपके प्रॉफिट्स पे क्या इम्पैक्ट उसका डल रहा है, इसके कारण मटेरियल हो, उसे अपन डिस्क्लोज करेंगे एज एक्सेप्शनल आइटम। ऐसे ये दिया हुआ है आगे, आपके बोर्ड नोट्स में नहीं लिखाना था, मुझे वहां से दिखा देना था। मुझे लग रहा था बोलने में थोड़ा आपको कंफ्यूजन ना आ जाए, इसलिए थोड़ा लिखवा दिया। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट मटेरियल विच इज नेसेसरी फॉर सेपरेट डिस्क्लोजर। ये नेचर और साइज बेस्ड है, ये नेचर साइज और इंसिडेंस बेस्ड है। तो ऐसा बोलते हैं दोनों में फर्क जो है वो इंसिडेंस का, इंसिडेंस मतलब इम्पैक्ट ऑन योर प्रॉफिट्स, कि ओवरऑल नेचर अमाउंट तो ठीक है पर इस साल के प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है उस हिसाब से। ध्यान रखना, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एनी मोर इन द इंड एस। तो अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसा कुछ भी नहीं होता है इंड एस में या शेड्यूल 3 डिवीजन 2 में। ठीक है जी, चलिए, तो ये एक और डिस्कशन हो गया अपना एक्सेप्शनल आइटम का। तो बस आपको कभी क्वेश्चन में ये बोला जाए कि आइटम नेचर और साइज के कारण इतनी मटेरियल है कि अलग से डिस्क्लोज करना है एज पर इंड एस पैरा 40, तो आप बोलना ठीक है भैया इसको कर दो। कभी ऐसा बोलते हैं इसका इम्पैक्ट भी मटेरियल है या क्या एक्सेप्शनल आएगा, जो नॉर्मली पूछेंगे नहीं, बट अगर कभी आया तो फिर आप बता दीजिएगा। ठीक है, अभी तक आया नहीं एक्सेप्शनल पे कभी भी क्वेश्चन। फिर टैक्स दो पार्ट होते हैं, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स, इंड एस 12 में डिस्कस करेंगे। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की अकाउंटिंग और उसका डिस्कशन इंड एस 105। तो डिस्कशन यहाँ होगा, अकाउंटिंग अलग अलग स्टैंडर्ड में होती है वो वहाँ पे कवर करेंगे, पर इसके प्रॉफिट अलग से दिखाने। ओसीआई में कुछ रिक्लासिफाइबल नॉन रिक्लासिफाइबल समझा दिया, और ईपीएस आपको डिस्क्लोज करना है। ध्यान रखना, आप यहाँ पे चाहो तो एक नोट लगा लो मेरी तरफ से, क्या एसजे नोट। आपको यहाँ याद नहीं रहेगा तो यहाँ लगा लो, जहाँ आपको इंपॉर्टेंट याद रहे वहाँ यहाँ लगा लो। टिप्स कहीं पे या तो आपको लगे ना तो एक आखिरी का पेज बना लो टिप्स का, एसजे टिप्स। If question of schedule 3 has number of equity shares prescribed and SPL is to be made in exams, remember to also disclose EPS। मेरा मेन टेंशन उन चीज़ों पे है जो बच्चों को आती है पर उनको उस समय याद नहीं आता है एग्जाम में कि ये लिखने की ज़रूरत है, और इसलिए लिख के नहीं आते और बेवजह उसके मार्क्स कट जाते हैं। ऐसा ना हो, इसके लिए ये चीज़ें मैं आपको लिखवा रहा हूँ। एक्सेप्शनल आइटम फॉर रेवेन्यू और एक्सपेंस किसके लिए हो सकती है, दोनों के लिए हो सकती है। नॉर्मली अपन क्या मानेंगे कि एक्सपेंस के लिए होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इफ देयर इज अ हेवी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट तो आप उसे भी एक्सेप्शनल में दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके, चलिए, बढ़िया चल रहा है सब कुछ, लग तो रहा है। अब आते हैं अपन ब्रह्मास्त्र के आगे के मैटर्स कवर करने के लिए। ब्रह्मास्त्र बड़ा यूजफुल है दोस्तों, इस पावर बैच को मैं सोच भी नहीं सकता था बोर्ड नोट्स और ब्रह्मास्त्र के बिना, क्योंकि कवरेज भी हो रही है अपनी साथ साथ में और चीज़ें अपन देख भी पा रहे हैं। हो सकता है थोड़ा सा फास्ट हो, बट उसके लिए आपका रिविजन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। यू हैव ऑल द टूल्स, यू विल हैव टू यूज देम। ठीक है, इसके अलावा ये रेवेन्यू में क्या क्या आएगा अलग से ये बता दिया। फाइनेंस कॉस्ट में आपको यही अलग दिखाना पड़ता है, अदर इनकम के ये हेड्स होते हैं। इसके अलावा एक ऑडिटर फीस वाला का भी होता है, आपको ध्यान रखना हो तो ऑडिटर फीस में आपको कितनी ऑडिट फीस दी है, लीगल प्रोफेशनल या अदर हेड्स में दी है, तो वो अलग से दिखाना पड़ता है। इसके अलावा ये कुछ चीज़ें बताई गई है जो नॉन रिक्लासीफाइबल है, OCI NR, और ये है जो OCI RA रिक्लासीफाइबल है। वेरी क्विकली आई जस्ट गो थ्रू दीज थिंग्स, क्योंकि आप लोग एक बार FR पढ़ चुके हो, आई अज्यूम दैट, और तभी आपके लिए ये सब काम आएगा, इसलिए आई थिंक आप ये चीज़ों को रिलेट कर पाओगे। तो ध्यान रखना, रिवैल्यूएशन रिजर्व अगर कुछ भी होता है तो वो OCI NR है। इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर में है और उसमें अगर कोई गेन लॉस आप FVTPL फेयर वैल्यू में ला ले जाके OCI में ले जाओगे तो फेयर वैल्यू चेंजेस ऑफ एनी इक्विटी शेयर इन्वेस्टमेंट अगर OCI से गया तो OCI NR से जाएगा, पर अगर डेट इंस्ट्रूमेंट में आपने इन्वेस्टमेंट किया उसका गेन लॉस OCI में है तो वो R में जाएगा। ये क्यों, वो लॉजिक में अपन रिस्पेक्टिव चैप्टर में कवर करेंगे।
इसके अलावा देखो जो मैं बोल रहा था ना, डिफाइंड बेनिफिट स्कीम, डिफाइंड बेनिफिट प्लान, शुरू में एक एग्जांपल नहीं लिया था, एक एम्प्लॉय को बोनस देना है, डिफाइंड बेनिफिट प्लान में चेंज होता है तो उसका एक्चुरियल अजम्पशन के चेंजेस ओसीआई एनआर में जाते हैं। देन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एसोसिएट जेवी की, अगर उसके ओसीआई एनआर में तो मेरे ओसीआई एनआर में, उसके ओसीआई में तो मेरे ओसीआई एनआर में। अगर आपके लोन लाइबिलिटी, लोन आपने लिया है और उसकी फेयर वैल्यू चेंज हो गई है तो उसका गेन लॉस आपके क्रेडिट रिस्क के कारण है तो ओसीआई में जाता है, ये बाद में देखेंगे, बहुत ही ट्रिकी है। हेजिंग से कोई गेन लॉस अगर कैश फ्लो हेज है तो वो ओसीआई आर में जाएगा, फेयर वैल्यू हेज है तो पीआरएल में जाता है। सब आगे आएगा, अभी ये मत सोचना ये सब खत्म हो गया सर जल्दी जल्दी, ये सब कवर करेंगे अपन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, जो अपन अगले लेक्चर से डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल। एम्प्लॉय बेनिफिट में आपको ब्रेकअप देना है, ये 10 लाख और 1% वाला डिस्कशन हो गया आपका यहाँ पे, और एक पेमेंट टू ऑडिटर वाला आप देख लीजिए। हाँ, सीएसआर अगर आपकी कंपनी है तो सेक्शन 135 आपके कोर्स में सीएसआर वहाँ पे डिस्कस करेंगे, आपको नोट्स में बताना पड़ता है कितना सीएसआर एक्सपेंडिचर है और एक्सेप्शनल आपको बताना है। इन सब के अलावा शेड्यूल 3 के अंतर्गत आपको गाइडलाइंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया हुआ है, और ये वाला भी मैं शेयर कर दूंगा, अभी सब बता दूंगा एक आखिरी के 15 मिनट में कि तुमको क्या क्या चीजें मिलने वाली है, एवरीथिंग आई विल शेयर दिस विद यू, तभी आप समझिएगा व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, पी&एल का फॉर्मेट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट शेड्यूल 3 में नहीं है, सोकी का फॉर्मेट है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट नहीं है। सिर्फ क्या कहा गया है, ए, जो बैलेंस शीट एसपीएल का फॉर्मेट है वही फॉर्मेट सब्जेक्ट टू वट एवर चेंजेस आर रिक्वायर्ड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए यूज होगा। बी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एनसीआई का जो शेयर है उसे इक्विटी में दिखाएंगे बैलेंस शीट में, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट और लॉस पूरे ग्रुप के आएंगे, उसमें से एनसीआई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का शेयर अलग से माइनस होगा। एंड बी, ओसीआई में भी कोई एनसीआई का शेयर है तो वो अलग से प्रेजेंट होगा, यानी कंसोलिडेटेड पी&एल में होल्डिंग और सब्सिडरी ने 100 रुपए कमाए तो पूरा 200 का प्रॉफिट आएगा पहले, सब्सिडरी में मेरा 90% स्टेक है, 10 गैरों का है तो वो 200 में दिखाऊंगा 10 एनसीआई को, बचा हुआ 190 मेरे कंसोलिडेटेड पीआरएल। इसके अलावा आपको नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कुछ इंफॉर्मेशन अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगी, और ये इंफॉर्मेशन में आपको बेसिकली इन टोटल 4 चीजें बतानी है आपकी। ये किसकी बात हो रही है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये कहाँ डिस्क्लोज हो रहा है, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ये क्या डिस्क्लोज हो रहा है, आपकी हर सब्सिडरी का आपका ग्रुप की टोटल नेट एसेट्स में कितना परसेंटेज और कितना अमाउंट में शेयर है। तो रिलायंस की 96 और 95 और सब्सिडरीज है, उसकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में एसेट्स 10 लाख करोड़ की है, 10 लाख करोड़ में से उसकी सब्सिडरी मुंबई इंडियंस की कितनी है, से उसकी सब्सिडरी रिलायंस इन्वेस्टमेंट्स एंड होल्डिंग्स लिमिटेड की कितनी है, तो 10 लाख करोड़ में इनका कितना अमाउंट और प्रोपोर्शन है ये दिखाना है। फिर पीओरएल में, ओसीआई में और टीसीआई में किसका कितना शेयर है, इसमें एनसीआई का भी शेयर दिखाओगे, और आपके प्रॉफिट्स में और एसेट्स में क्योंकि जेवी एसोसिएट का इन्वेस्टमेंट भी आता है तो उसका भी शेयर दिखेगा, और इन सब में आपको ब्रेकअप दिखाना है इंडियन फॉरेन इंडियन फॉरेन। ये बस ऐसा है दोस्तों कि इसको अपन नहीं कवर करते, इससे अच्छा मैंने एक बार क्विकली आपको दिखा दिया कि एक बार आप रिकैप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके साथ ही आज का हमारा डिस्कशन जो टारगेट था उसका हमने क्या क्या कवर कर लिया, ठीक है। सो वी हैव कवर्ड बेसिकली applicability, relevance, rounding off, current, non-current, operating cycle, special issues, SPL, consolidated financial statement और सारी मिसलेनियस मुद्दे। अब अपना जो डिस्कशन आज का बच गया वो इंडेस 1 का, आई डोंट थिंक अभी उसको कंटिन्यू करेंगे, तो फॉर द मोमेंट व्हाट वील डू इज इंडेस 1 को डिस्कशन अपन यहाँ नहीं करके कल की क्लास के लिए कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। अब अपन ये कह सकते हैं कि अपना आज का क्लास यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, बट अब अपन कुछ 15 मिनट देंगे दोस्तों और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये कह सकते हो कि आज की पूरी क्लास में अगर आप वाकई एफआर पे ग्रिप लेना चाहते हो तो ये 15 मिनट में जो मैं 5 मिनट शुरू का डिस्कशन कर रहा हूँ ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए उसके बाद फिर आपके डाउट्स लूंगा मैं। आज मेरी राइटिंग इतनी खराब है, इससे नॉर्मली इससे ज़्यादा खराब होती नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ी ठीक रहती। ऐसे टिप्स फॉर पावर बैच। चलिए
सबसे पहले टेक अ फ्रेश रजिस्टर एंड मेक एन इंडेक्स। जिसके अंदर लेक्चर नंबर, लेक्चर डे और डेट, ये बाद में कभी आपको कोई टेलीग्राम की चैट या उससे रिकंसाइल करना पड़ेगा कि किस तारीख पे क्या था, तो काम आएगी, तो डेट ही लिख लीजिएगा। चैप्टर कवर्ड, टॉपिक्स कवर्ड और shifted, carried forward to the next lecture. Material to refer, homework, done, revision और homework। और आखिरी में टेस्ट एक भर देता हूं आज का। लेक्चर नंबर 1, 2 अक्टूबर, चैप्टर कवर्ड बेसिक्स और फंडामेंटल्स प्लस शेड्यूल 3 पूरा हो गया अपना। टॉपिक्स कवर्ड और कैरीड फॉरवर्ड, इंडेस 1 कैरीड फॉरवर्ड। कल अपन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मटेरियल टू रेफर, BN बोर्ड नोट्स आर यानी रेगुलर बैच के जो प्रिंट आउट दिए आपको वो, प्लस ब्रह्मास्त्र शेड। आज जो मैंने बोर्ड नोट लिखा है वो आपकी इच्छा है तो करो, पर मुझे नहीं लगता रिवीजन के लिए जरूरत है। आपकी इच्छा है तो आप कर लीजिएगा। ये पूरे बोर्ड नोट्स में अभी अपडेट कर दूंगा, शेयर हो जाएंगे। होमवर्क, ऑल क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। ये चैप्टर की फाइल कहां पर और कैसे मिलेगी वो भी सब समझा देता हूं मैं आपको। घर जाके आपने रिवीजन किया है नहीं किया है, होमवर्क किया है नहीं किया है, और टेस्ट कब होगा? तो ये शेड्यूल 3 आपका हो गया। इसके बाद अपन कल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कवर करेंगे। अपने को लग सकते हैं समझो 2 से 2.5 दिन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में। उसके बाद आपका पहला टेस्ट है। टेस्ट का सिस्टम क्या होगा? अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आप फास्ट टेस्ट सीरीज पे जाएंगे। कल मैं आपको एक कूपन कोड दे दूंगा, उससे डिस्काउंट मिलेगा पर पैसे लगेंगे। आप उसे एनरोल करके फास्ट टेस्ट सीरीज पे स्टेप बाय स्टेप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, जिसमें पूरे कोर्स में टोटल 3 टेस्ट और आखिरी में एक फुल टेस्ट आपका कवर होगा। आप चाहते हो नहीं सर हमें पैसे नहीं खर्चना या हम टेस्ट सीरीज हमारे हिसाब से बाद में देना चाहेंगे या नहीं करना, तो भी जो अपना फास्ट टेस्ट सीरीज पे पेपर होगा वो पेपर और उसका सजेस्टेड आंसर सारे बच्चों के साथ क्लास में शेयर होगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि जो लोग सब्सक्राइब करेंगे उनकी कॉपीज टेस्ट सीरीज में देयर आर पीपल हु बीन ट्रेंड, वो चेक करके आपको रिव्यू इंडिविजुअली फीडबैक देंगे। If you don't want that feedback, you can do a self-assessment. You don't have to subscribe. You want the feedback, you should. That is your call. आप डिसाइड करिए। I will not influence you, क्योंकि अपन थोड़ा ऑब्जेक्टिव नहीं रहेंगे, बायस्ड है कि भाई अपनी है। बट मुझे ऐसा लगेगा कि अगर आपका टाइम शेड्यूल ऐसा है कि भैया अपन सिर्फ FRE पढ़ रहे हैं, तो फिर मैं बोलूंगा ढंग से और अच्छे से ही कर लो। ऐसे आपने सारी चीजें कवर कर दी जानी। अब इसमें आप क्या करना, मैंने थोड़ी छोटी जगह ली, गलत किया मैंने, थोड़ा फैला के बनाना था। What I should also do is, इसके साथ साथ में आप एक ये साथ साथ में कर रहे हो। मैं अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग देखूं तो मैं चाहूं कि यहाँ पे मेरा एक कॉलम होना चाहिए, पेंडेंसी क्या रह गई मेरी, कि इसमें रिवीजन में क्या क्या पेंडिंग रह गया और क्या क्या डन रह गया। पर मैं चाहता हूँ वो कॉलम बने ही नहीं। जो दिया है आपको पूरा का पूरा रोज के रोज कवर करना ही करना, वैसा है। तो इस तरह से आप क्या करिए, चीजों को कवर करिएगा। और इससे क्या होगा, ठीक है।
आज की क्लास के बाद आज जो अपन ने पढ़ा है उससे रिलेटेड मैं आपको एमसीक्यूज दूंगा आफ्टर द क्लास। तो अब मैं आपको ये बता दिया, ये आपका रजिस्टर कैसे बनेगा, ये अपना पहला डिस्कशन हो गया। अब दूसरा पॉइंट, इन टोटल देयर विल बी 3 पार्ट टेस्ट्स प्लस 1 फुल टेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। फास्ट टेस्ट सीरीज के थ्रू कैसे होगा मैंने समझा दिया, ठीक है। आज का जो लेक्चर 1 है, कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन था कि आज ऐप पे नहीं आया, देखा नहीं था, तो ये यूट्यूब पर रहेगा। लेक्चर 2 यूट्यूब पर जैसे आज हुआ वैसे ही होगा। क्यों? क्योंकि कईयों को अभी ऐप में इंस्टॉलेशन में इशू आ रहा है, विंडोज का इशू है, तो एक दिन अपन और यूट्यूब पे रखेंगे ताकि ये सारे इश्यूज आपके रिजॉल्व हो जाए। और ये 2 लेक्चर आपने यूट्यूब पर देखना है, ये वाला यूट्यूब पर लेक्चर नहीं रहेगा, ठीक है। तो दिस फर्स्ट वन टुडेज लेक्चर विल बी देयर। और सर पहले बताते तो आते ही नहीं भैया, ये उद्देश्य नहीं है इस बैच का, साथ साथ में कवर कर लो। आपको मेरी गारंटी है कि अगर आप अलग से देखते तो एट अ स्ट्रेच 4 घंटे नहीं देख पाते, आगे अपने हिसाब से आगे पीछे करते और वो कनेक्टिविटी और ग्रिपिंग नहीं बनती, आप खुद बताओ मुझे। तो इसके लिए लेक्चर 2 यूट्यूब पे नहीं रहेगा और लेक्चर 3 ऑनवर्ड्स विल बी अवेलेबल ऑन फास्ट का विंडोज प्लेयर और एंड्रॉयड। सर हम दोनों में स्विच कर सकते हैं क्या? नहीं, दोनों में से आप जिसमें एक में इंस्टॉल करोगे उसमें यूज करना है, स्विचिंग नहीं होगी, तो कोई भी एक पे करना है आपको। मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप विंडोज प्लेयर पे करें क्योंकि आपको स्क्रीन पूरी दिखेगी। आई वुड सजेस्ट जब अपन विंडोज प्लेयर पे जाएंगे तो चैट जो होगी वो अपनी टेलीग्राम के इस ग्रुप के थ्रू होगी। विंडोज प्लेयर में अभी चैट का ऑप्शन अनेबल नहीं हुआ है, वो बाद में होगा। तो चैट अपन क्या करेंगे, पूरी टेलीग्राम के थ्रू रन करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको एक मोबाइल भी लगेगा, एक लैपटॉप भी लगेगा। ये भी एक कारण है कि लैपटॉप से कर लो और मोबाइल से आप टेलीग्राम सर्व कर लीजिएगा। सर एक ही मोबाइल है हमारे पास, तो थोड़ा सा आपको स्विच करना पड़ेगा, उस लिमिटेशन के साथ आपको काम करना पड़ेगा। तो ये अपने आगे के लेक्चर्स हो गए। जिन बच्चों को ऐप के क्रेडेंशियल नहीं मिले, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, उनका क्या करना है? ट्रबल शूटिंग। तो व्हाट वी हैव डन इज, अगर आपको कोई भी ट्रबल शूटिंग इशू है तो आप faststudentcare@gmail पर मेल करें। टीम इज इंश्योरिंग टू रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्स आया है तो आप ध्यान से पढ़ो एक एक चीज और उसके बेसिस पर उस पर रिस्पॉन्ड करो। तो अगर आपके पास लिंक नहीं आया है तो आप इमीडिएटली यहां पर मेल डाल दो, वहां से आपको मेल पे लिंक दिलवाएंगे। आज 2 अक्टूबर को अराउंड 1 PM, 1-2 कुछ भी हो सकता है, ये टेलीग्राम पे बताएंगे, देयर विल बी अ मॉक रन ऑफ द विंडोज एंड एंड्रॉइड एप्लीकेशन। एक मॉक रन करेंगे अपन दोस्तों विंडोज और एंड्रॉइड की एप्लीकेशन का। ये 1 के आसपास कब होगा, कैसे पता पड़ेगा? तो प्लीज रिमेंबर ऑल ट्रबल शूटिंग, all fast announcements relating to the power batch पावर बैच से रिलेटेड अपने सारे अनाउंसमेंट दोस्तों कहां पर किए जाएंगे? ये सारे टेलीग्राम ग्रुप पर होंगे ऑफ FR पावर, और उसे पिन कर देंगे। तो ये जो टाइम है, ये टाइम यहां पर नोटिफाई कर देंगे। अराउंड 1 PM, कुड बी 1-1:32, उससे ज्यादा लेट नहीं। तो ये टेस्ट रन होगा, आप चालू करके एक बार देख लो, सब कुछ हो जाएगा। कोशिश करेंगे जिनको अभी तक ऐप नहीं मिली है उनको तब तक दिला दें, नहीं तो मैं गुजारिश करूंगा कि आपका एक कॉमन लिंक डाल दिया जाए इस ग्रुप में, ताकि आप लोग वहां से इसको इंस्टॉल कर लो और वहां से फिर क्रेडेंशियल अगर नहीं मिले तो लॉगिन में दिक्कत आएगी, एटलीस्ट आपको ऐप तो मिल गई है। फिर क्रेडेंशियल के लिए आपको मेल करके इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। अपना ये ट्रबल शूटिंग हो गया। फास्ट के अनाउंसमेंट कहां से होंगे, ये हो गया। टाइमिंग अपना क्या होगा क्लास का, इट विल बी 7 AM to 11:30 AM।
जिसमें 7 to 11:15 will be the class and last 15 minutes will be for discussion. इसके बाद अगर कोई दूसरे डाउट बच जाते तो मैं जाऊंगा नहीं, मैं रहूंगा और सॉल्व करूंगा फॉर अनदर 15 मिनट्स और सो. पर अपना शेड्यूल टाइम 7 से 11:30 है, यानी कि 11:15 के बाद भी मैं 15 मिनट तो गुजारिश करूंगा कि आप लोग रुकें और कुछ भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन या कॉमन डाउट्स या ऐसी चीजें हैं तो वो सुन के जाएं. तो ये अपना टाइमिंग रहेगा. यू विल गेट आफ्टर क्लास MCQs ऑन टॉपिक डिस्कस्ड. है AFR में MCQ. This is basically once again to power up your grip on FR. कंसेप्चुअल फाइन ट्यूनिंग करने के लिए आपको MCQ देंगे और उसको प्रैक्टिस करो, उससे आपकी और फाइन ट्यूनिंग होगी. MCQ से क्या होता है, थोड़ा सा और क्लैरिटी आती. तो ये चीजें होंगी और आपको डेली बेसिस पे एक क्वेश्चन बैंक ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस for December 2021 and even could be for May 22 unless and until नए क्वेश्चन आते, more so for December 21 will be shared in Telegram group. इसके सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं. अनलेस मैं स्पेसिफिकली मार्क करा दूं कि यार ये वाले मत करना, आज नहीं हुआ. जैसे आज इंडेज 1 के क्वेश्चन आपसे शायद नहीं होंगे, फिर भी आप ट्राई करना क्योंकि थोड़ा बहुत तो पढ़ रखा है तो कर तो सकते ही. तो ये आपने शेयर करना पड़ेंगे या ये आपको देखना पड़ेगा. अभी मैं आपकी बातें भी सुन लूंगा, पहले आप मेरी पूरी बात सुन लो. तो ये क्वेश्चन बैंक में आपको दे दूंगा. एक और आपके लिए काम की चीज है 8. अच्छा, आज के इसमें आप ये लिख लीजिए, मटेरियल टू रेफर बोर्ड नोट्स रेगुलर ब्रह्मा शेड प्लस एडिशनल रिसोर्सेस. ये क्या है कमबख्त, अभी बता रहा हूं मैं आपको. मैं गूगल ड्राइव का फोल्डर शेयर करूंगा एडिशनल रिसोर्सेज के नाम का. इसमें क्या होगा, तो एक अगर मैं यू देखूं, टाइमलाइन देखूं, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं दिसंबर 2021 पे खड़ा हूं तो मुझे ये लगता है कि मैंने जब क्लास की होगी उसके बाद क्या क्या चीजें आई होंगी. तो आपकी 3 RTPs, 3 MTPs और 3 पास्ट एग्जाम्स आ चुकी हैं दोस्तों. एग्जाम कभी कभी आई तो 1 वॉज नवंबर 20, Jan 21, जुलाई 21. 3 एग्जाम. MTP कितनी आई, तो यहां पे जुलाई 21 के लिए वी हैड MTP 1, MTP 2. नवंबर और Jan 21 के लिए वी जस्ट हैड MTP 1. RTP कितनी आई, तो वी हैड 1 RTP फॉर नवंबर 20, वी हैड 1 RTP फॉर Jan 20 और वी हैव 1 RTP फ्रॉम December 21. ये 3 RTP, ये 3 MTP प्लस पास्ट एग्जाम क्वेश्चन. इसके अलावा और क्या बदला है सर, बहुत बढ़िया. तो बेटा इसके अलावा स्टडी मटेरियल 2021 आया, क्योंकि अपन नवंबर 20 से पहले की एग्जाम में नवंबर 19 तक नहीं जा रहे. अपन ये मान रहे हैं कि बहुत पुराना हो गया और उसके पेपर प्रेजेंटेशन पैटर्न्स वगैरह भी इतने कुछ रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जो अभी आ रहे हैं उसके. तो एक SM 2021 आया, इसमें कई नए क्वेश्चंस और चेंजेस किए गए. इसके अलावा आया एक इंडेस अमेंडमेंट रूल 2020 जो दिसंबर 21 के लिए लागू है. फिर कुछ कोविड के FAQs आए जिसका कोई खास रेलेवेंस नहीं है क्योंकि उसमें अमेंडमेंट नहीं थे. सिर्फ ऐसा था कि भैया कोविड में इंपेयरमेंट आपको इंपॉर्टेंट होगा तो ऐसे चेक कर लेना, उसका माहौल बनाया गया, बाकी फुस. तो आपके लिए जो अमेंडमेंट आए वो बेसिकली सिर्फ ये कि इंडेस अमेंडमेंट रूल्स 2020 जो आए
इंडेस अमेंडमेंट रूल्स 2020 में कोविड रिलेटेड भी एक अमेंडमेंट आया था 116 में, प्लस दूसरे थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स थे। इसके अलावा आपका 2019 में, यहां पर कहीं 2019 में एक शेड्यूल 3 का अमेंडमेंट आया था। कभी 2019 में। ये एक छोटा सा मैंने आपको क्या बना के दे दिया है, समझ में आया आपको क्या क्या चीजें बदली है? क्योंकि भाई अपने बच्चे ये वो वाले हैं जो हो सकता है जिनका पहला अटेम्प्ट है, मैंने देखा गूगल फॉर्म में, तो मेजोरिटी ऑफ दैट स्टूडेंट्स बिलोंग टू दैट कैटेगरी ऑल्सो। तो ये सब चीजें बदल चुकी है। ये जो एडिशनल रिसोर्स का एक गूगल ड्राइव लिंक होगा, इसमें आईसीआई के ये सारे मटेरियल और अमेंडमेंट्स डाल दिए जाएंगे। तो आपको अलग अलग बार बार इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे नहीं जाना है, ये लिंक क्लिक करो, इसमें आपको एमटीपी, आरटीपी, पास्ट एग्जाम, अमेंडमेंट, एसएम 2021 में मैंने एक स्ट्राइकर 3.2 बनाई थी जिसमें एडिशनल क्वेश्चंस थे, तो मैं चेंजेस और एडिशनल क्वेश्चंस जो उसमें ऐड किए, तो चेंजेस तो नहीं पर ये जो एडिशनल क्वेश्चन है जो ऐड किए थे उसकी एक स्ट्राइकर 3.2 थी जिसमें सिर्फ उसके एडिशनल क्वेश्चन ऐड किए थे, प्लस उससे पहले जो आरटीपी एमटीपी आई थी 2019 में वो थे। तो स्ट्राइकर 3.2 जो है दोस्तों, उसमें क्या क्या है एक बार बता देता हूं। स्ट्राइकर 3.2 हैज एसएम 2021 रिलेटेड क्वेश्चंस, न्यू क्वेश्चंस, प्लस इंडेस के जो अमेंडमेंट रूल्स आए थे 2020 के, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है उसमें। ये अमेंडमेंट बेसिकली कोविड रिलेटेड 116 का था, अदर्स में मेन एक बिजनेस कॉम्बिनेशन का था और कुछ हेजिंग वेजिंग से रिलेटेड थे, बिजनेस की डेफिनेशन चेंज, ये वहां पे आपको शेड मिलेगी। तो इसका मतलब है कि आपको एफआर पावर बैच के साथ साथ एक गूगल ड्राइव लिंक पे सारे चेंजेस जो हुए हैं आप देख लो, आपको कहाँ से रेलेवेंट दिखाने आपके लिए रेलेवेंट है। जिनके पास स्ट्राइकर 4.0 लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक है उसमें ये सब कुछ इनकॉर्पोरेटेड है। अभी जो 4.0 का सेकेंड एडिशन निकाला है जो आपके हाथ में अभी नहीं आया होगा, उसमें जो फर्स्ट एडिशन आपके पास है उसमें जुलाई 21 और ये MTP 2, इनफैक्ट ये 2 और ये 3 RTP, ये 3 चीजें इनकॉर्पोरेटेड नहीं है किसमें, स्ट्राइकर 4.0 में। एनीवेज वेज, तो आपको ये सब एक जगह मिल जाएगा, पर मैं जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा डेली क्लास के बाद, विच विल बी गिवन आफ्टर क्लास, विल कवर ऑल ऑफ अबाउ। काश उसमें मैं दिसंबर 21 का पेपर भी जोड़ सकता, हा। तो वो मैं अलग से क्या करूंगा पेपर आने के बाद दे दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आफ्टर क्लास जो मैं पीडीएफ आपको शेयर करूंगा क्लास के बाद, ये सब कवर करेगा। इसमें ये तीनों आरटीपी, तीनों एमटीपी, तीनों पास्ट एग्जाम के जो जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं क्वेश्चन वो सब कवर्ड है। तो उसमें सब आ गया, उसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है। आई होप इससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी अच्छे से। कल हमारी क्लास नहीं रहेगी, क्यों? क्योंकि टेक्निकल इश्यूज हैं, तो हम चाह रहे हैं कि आज थोड़ा सा आराम से बैठ के उसको रिजॉल्व कर लें। प्लस आज की क्लास के बाद अब आपको थोड़ा सा उम्मीद और समझ में आ गया होगा कि अपने को ये बैच कैसे करनी है। इसलिए अब मैं चाहता हूं कि आप अपने दूसरे जितने भी एंगेजमेंट्स हैं उनको आज कल में उस तरह से सॉल्व करके बैठ जाओ अगर, और मंडे से फिर आप मेरे साथ पूरा एफआर पावर पे समय दो। तो अगर आप इन्वॉल्व होगे दोस्तों और आप कुछ ऐसी चीज़ें करोगे, जैसे कि उदाहरण के तौर पे आज अगर आपने ये रजिस्टर बनाया और इसका फोटो खींच के ही आप ग्रुप पे डालोगे, तो मैं देखूंगा कितने लोगों ने डाला है। मैं कमेंट डाल देता हूँ रजिस्टर मेड एंड फिल्ड, और उसमें जब आपका होमवर्क टेस्ट हो जाए तो आप उस पर ऐसे टिक करके उस पर डालना किसमें, वो कमेंट के रिप्लाई पे, ताकि मैं कमेंट खोल के सारे सॉर्ट करके देख सकूं। तो मेरे को देख के ऐसा लगे कि यार आप कितना इन्वॉल्व हो रहे हो, मेहनत मैं कर रहा हूँ कि आप भी कर रहे हो। और अगर आप ऐसी करोगे तो मैं और कोशिश करूंगा कि यार मैं डेली बेसिस पे कुछ ऐसा करूँ कि आपका बैच के साथ साथ सब कंप्लीट हो जाए। पर आप ये जरूर इंश्योर कर सकते हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन सारे कवर कर पाएंगे, ये सोच के साथ बैच बनाई है। आज मैंने जो जो डिस्कस किया उसमें अपने सारे क्वेश्चंस कवर होना चाहिए, इंडेस 1 वाला एक क्वेश्चन छोड़। आई होप दोस्तों दिस इज ऑल क्लियर विथ यू। इसके अलावा आपको बोर्ड नोट्स और ये सारी चीज़ों का एक्सेस कैसे मिलेगा, हाउ विल वी गेट ऑल दीज पर्टिकुलर थिंग्स, तो ये डेली बेसिस पे टेलीग्राम पे जो मैं शेयर कर रहा हूँ, व्हाट आई विल डू इज इसका भी एक गूगल ड्राइव फोल्डर बना देंगे ये एडिशनल रिसोर्स के अंतर्गत। उसमें इन क्लास मटेरियल के अंतर्गत लेक्चर 1 के अंतर्गत आज का जो बोर्ड नोट है, क्वेश्चन आंसर है, वो सब वहाँ पर आ जाएगा। तो गूगल ड्राइव में एक जगह सब सॉर्टेड प्रॉपर व्यवस्थित मिल जाएगा सिस्टमैटिकली। अब आपके कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, और कैसा रहा क्या रहा आपका फीडबैक दे दीजिए।
I am done for the day. Thank you. चलिए जी बताएं। पॉप आउट किया जाए इसे। चैट लाएं यहाँ पे। अब दिख रही है। अजीब बढ़िया है। चले देखे भाई, चलिए ओके। क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं अभी मैं शेयर कर रहा हूँ। कल अपनी क्लास नहीं, अब अपनी जो क्लास होगी सीधे वो मंडे को होगी 7 बजे यूट्यूब पे। तो अपने पास ऐप वैप सब सेट करने का मंडे तक का समय, जरा भी परेशान नहीं होना, एकदम आपको रेडी करके एक भी क्लास आपकी नहीं छूटे, पूरा ख्याल रखेंगे कहीं आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, पूरी कोशिश करेंगे। चलिए थैंक यू वेरी मच रोशनी। मंडे को 7 बजे का ही टाइम होएगा। टैक्स ऑडिट आज मैं शेयर कर दूंगा। थैंक यू शाश्वत, बहुत बहुत धन्यवाद शाश्वत, लॉन्ग टाइम, गुड टू सी यू। चलिए क्वेश्चन कहाँ से करने हैं अभी शेयर कर रहा हूँ मैं आपके पास। रिपीट टेलीकास्ट क्योंकि ये यूट्यूब पर स्टोर्ड है आज, तो आज रिपीट टेलीकास्ट की जरूरत नहीं है। मंडे का जो सेशन होगा यूट्यूब पे सुबह, उसका रिपीट टेलीकास्ट शाम को चलेगा, फिर वो गायब हो जाएगा। चलिए तो यूट्यूब अगर आपका मंडे का सेशन सुबह का मिस हो रहा है तो आप शाम को यूट्यूब के उसमें देख सकते हो, पर बाय चॉइस आप उसे मिस ना करें प्लीज। चलिए ओके, थैंक यू काजल। क्वेश्चन बैंक चलो मैं पहले शेयर कर देता हूँ, नहीं तो सारे एनोटेशंस वाली फाइल भी शेयर कर दूंगा। ये गई क्वेश्चन बैंक आपके खाते में। L1 Q&A, इसे नाम दिया है हमने FR पावर स्ट्राइकर, ठीक है। तो ये उसकी Q&A आपकी। ये सारे क्वेश्चंस तुमको ट्राई करना है इसमें जो शेयर किए गए हैं। ओके जी, आज दोनों ब्रह्मास्त्र बोर्ड नोट्स दोनों देख लेना। ऐसे आपका रोज बोर्ड नोट्स तो देखने ही है आपको, जो कौन से वाले रेगुलर बैच के। ब्रह्मास्त्र जिस दिन यूज होगी मैं अलग से बता दूंगा, बस आज ही यूज होनी है। आगे यूज होगी ना तो अपन जो क्लास बोर्ड नोट्स बनाएंगे उसमें मैं प्रिंट उसका स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर दूँ। आप चिंता मत करो, ऐसे मैं काफी सिस्टमेटिक हूँ, अपने ये सारे सुविधाएं आपको प्रॉपर मिलेंगी, 1-2 दिन में सब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है चलिए, प्लीज शेयर टेलीग्राम लिंक। अभी टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दो वही बैकेंड से। ब्रह्मास्त्र 2.0 यूज कर सकते हैं बिल्कुल, उसके अमेंडमेंट्स मैंने टेलीग्राम पे डाले हैं, पीछे स्क्रॉल करके देखना। जो 2.0 और 3.0 में चेंजेस हुए हैं वो चेंजेस आप अपडेट कर लो, बाकी आप यूज कर सकते हो। चलिए ओके, थैंक यू इमरान। दिविशा बहुत बहुत धन्यवाद। विंडोज और एंड्रॉयड दोनों नहीं है तो सोल्यूशन नहीं है। FR 30% लेक्चर किए हैं तो क्या पावर के लिए एनरोल करके मतलब है? नहीं, आप उसको पहले अच्छे से करो, उसके बाद में पावर अगर अगली बार हुई तो उसको अटेंड करना, अगर हुई तो कोशिश पूरी करेंगे करने की, नो कमिटमेंट। अमेंडमेंट मई 22 के लिए कितने हैं? मई 22 में एक इंडेस अमेंडमेंट रूल 2021 है, और इसके अलावा कंपनी अकाउंट रूल्स में चेंज होने के कारण शेड्यूल 3 में कुछ चेंजेस हुए, तो वो 2 अमेंडमेंट है। कंपनीज अमेंडमेंट रूल्स 2021 अगर आपको एग्जाम ओरिएंटेड करने हैं कवर तो आधी घंटे 1 घंटे में हो जाएंगे। शेड्यूल 3 के अमेंडमेंट्स कवर करने में 2 से 3 घंटे लगेंगे। इतना टोटल अमेंडमेंट है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, मई 22 के लिए। मई 22 के अमेंडमेंट इस बैच में कवर नहीं होंगे, वो अमेंडमेंट का लेक्चर पूरा अलग से जाएगा। मैं नोट करा दूंगा कहाँ मई 22 का अमेंडमेंट हुआ है, या बोल दूंगा, आप लिख लेना, है ना। सर इनरोल कर सकते हैं ना स्पेशल ऑडिट बैच के लिए अभी भी? हाँ, स्पेशल ऑडिट की बैच का अब एक गूगल ड्राइव बना दिया है, आप वहाँ पे गूगल ड्राइव एक परचेज कर सकते हो। 16 अक्टूबर के बाद अपने पुराने ऑडिट के स्टूडेंट्स के लिए शाम को यूट्यूब पर री टेलीकास्ट चलेगा। वो जो बच्चों ने इस बार नहीं देख पाए थे किसी कारण से, वो लोग देख सकते हैं, उसकी कोई चार्ज नहीं रहेंगे। पर अगर आपको अभी करना है या आपने पहले ऑडिट की कोई बैच नहीं करी है तो फिर स्पेशल ऑडिट की आप गूगल ड्राइव लेक्चर elearn.fast.edu.in साइट से ले सकते हैं।
चलिए जी, ठीक है। विंडोज़ का लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। स्ट्राइकर 3.0 है तो आपकी गूगल ड्राइव में 3.1 और 3.2 है, वो देख लो। और उसके अलावा फिर जो अपने क्वेश्चंस हैं वो आपकी एमटीपी आरटीपीस के थ्रू आपको कवर करना पड़ेंगे, नहीं तो फिर ये जो मैं दे रहा हूँ इससे कवर करो। ठीक है, गूगल ड्राइव का लिंक अभी क्लास हो जाए फिर 2-1 घंटे में रेडी करके फिर आपको शेयर कर देंगे। थैंक यू अजय। एमसीक्यूज कब डालेंगे? बस अभी क्लास के आधे घंटे बाद। थैंक यू गौतम। करंट असेट्स और लाइबिलिटी का थर्ड पॉइंट कहता है बेटा कि अगर बैलेंस शीट डेट, रिपोर्टिंग डेट से 12 महीने के अंदर असेट के केस में उम्मीद है कि कैश मिल जाएगी और लाइबिलिटी के केस में ड्यू है कि कैश देना पड़ेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ उम्मीद, तो उसे करंट मानना। चलिए, इंपॉर्टेंट इंडेस 12 गया, 115, 33, 36 कवर इन डिटेल। थैंक यू फॉर द सजेशन। नॉन फास्ट स्टूडेंट नो परचेज करना पड़ेगा, मतलब नहीं, नो मतलब नॉन फास्ट स्टूडेंट्स को एफआर फास्टर परचेज करना पड़ेगी। जी हाँ। चलिए, गुनीत, हाय गुनीत, गुड टू सी यू, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट। क्वेरी के लिए सब कुछ टेलीग्राम में डालिए, वहीं से सब कुछ सॉल्व होएगा। एक letfastsolve@gmail.com है, आप वहां पर चाहें तो वहां पे मेल कर सकते हैं। चलिए, May 22 के लिए एफ आर लाइव एट होम ली थी तो अभी पहले वो कवर कर लो। ओ जोधपुर से, धन्यवाद नेहा, गुड टू सी यू हियर। चलिए, जोधपुर का जब भी नाम आता है तो चार भुज या चतुर्भुज क्या है आपके, वो गुलाब जामुन याद आ जाते हैं। स्ट्राइकर 3.2 चेंजेस कहाँ से करने हैं? 3.2 गूगल ड्राइव में अवेलेबल है, यहाँ पे अपलोड कर दूंगा मैं। मेरे पास स्ट्राइकर 3.1 एडिशनली कवर करना होगा क्या? 2.0 है तो हाँ, 3.1 और 3.2 दोनों कवर करना पड़ेंगे। चलिए, आज क्लासेस फ्री रहेगी, आज ओपन है, यूट्यूब पे रहेगी। अगर आपकी मिस हो गई है तो आप देख सकते हो, आपके किसी दोस्त की मिस हो गई है, वो पूछ रहा है कोई नहीं ज्वाइन कर पाया, उसे बता देना, आज रहेगी, देख ले भाई आराम से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सैम, थैंक यू। आज का क्लास विंडोज पे देखना है, विंडोज एंड्रॉइड जिस पे देखना है देखो, ऐप पे नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एफ आर पावर स्ट्राइकर आर इनफ फॉर एग्जाम्स? आई थिंक कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यस। ब्रेक में ऑडिट वाला म्यूजिक लगा दो, ये आज वाला भारी था। ओके, नोटेड। उसका मेरा लाइसेंस खत्म होगा वो वाले म्यूजिक का, तो इसलिए मैंने ये बदल दिया, वो वाला मिल नहीं रहा, उसका वेंडर ने गायब कर दिया। GFRS क्लासेस अपडेट प्लीज केशव, अभी ये बैच खत्म करने के बाद फिर देखो, उम्मीद है कि इसके बाद GFRS ही अगला लाइन पे, और इंटर, ये दो चीजें। ओल्ड सिलेबस के चैलेंजिंग क्वेश्चंस 20-20-21 के वो तो प्लान नहीं है उत्कर्ष, AS का रिवीजन डेफिनेटली प्लान करेंगे। हो चलिए, हेमलता, गुड टू सी यू। ऑडिट लाइव एट होम पर भी थे आप, और FR पावर में भी देख के खुशी हो रही है। विल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर ऑल क्वेश्चन रेलेवेंट टॉपिक? देखो, स्ट्राइकर 4.0 में मैंने आपको साफ साफ बता दिया किस में क्या कवर्ड है। मैं आपको अभी एक नोट शेयर करके और दे देता हूँ किस स्ट्राइकर में क्या कवर्ड है। क्रेडेंशियल नो रिसीव, नॉट रिसीव एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम मेल, फास्ट स्टूडेंट केयर एट gmail.com पर डालो अनिकेत। कैन वी स्किप बोर्ड नोट्स टोटली एंड रिलाई ऑन ब्रह्मास्त्र? एब्सोल्युटली। अगर आप रेगुलर बैच के स्टूडेंट हो तो नहीं, हाँ, अगर आप सिर्फ पावर के हो तो। रेगुलर में आपके पास अगर है तो फिर देखिए, आप फास्ट ट्रैक वाले प्योरली ब्रह्मास्त्र पर रिलाई कर सकते हैं। सर ये म्यूजिक भी सही है, बदल बदल के लगा लेंगे। ठीक है, GD लाइन कहाँ शेयर करोगे? ग्रुप में शेयर करके पिन कर दूंगा। May 22 का अमेंडमेंट ट्रैकर अपडेट हुआ है क्या? अभी नहीं हुआ है। Crux, can we say that retroactive adjustment of index means retrospective adjustment of AS? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं सर, राधिका सही है। चलिए, आई हैवंट फिनिश योर रेगुलर लेक्चर, पावर देखने की जरूरत है क्या? आई डोंट सजेस्ट। SM1 क्वेश्चन 2 प्लीज क्लैरिफाई वंस, वो इंस्टीट्यूट ही क्लैरिफाई करेगा दोस्त, उनसे पूछना पड़ेगा। संदीप, मैंने 2019 लिया था, अटेम्प्ट 22 में है। व्हाट ऑल विल गेट कवर्ड इन दिस बैच? इस बैच में क्या कवर हो जाएगा ये तो पता है मैंने, पूरा अभी तक का सब कुछ कवर हो जाएगा। कैसे होगा वो आज आपने देख लिया, ऐसे ही चलेगा। FR की सारी क्लासेस फ्री रहेगी क्या? अगर आपने कोई भी फास्ट की रेगुलर फास्ट ट्रैक बैच पहले ली है तो फ्री है, सिर्फ लाइव सेशन, नहीं तो देयर इज अ नॉमिनल कॉस्ट।
ओ हो ग्वालियर से निखिल, हाय हेलो हाउ आर यू, गुड टू सी। चलिए, कन्वर्जेंस इनटू इंडेज ऑल चैलेंजिंग क्वेश्चंस ऑफ ओल्ड सिलेबस 2021 उत्कर्ष का ऐसा लॉजिक है। मेरी क्वेश्चन बैंक से मैं मोरलेस संतुष्ट हूँ। टाइमिंग चेंज हो सकती है क्या, थोड़ा अर्ली थोड़ा मुश्किल है फॉर इंटरेस्ट ऑफ लार्जर पॉपुलेशन। लीज का डिटेल में होगा ना सर, वो पूरा अमेंड हो गया था। हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि आपका उद्देश्य पूरा कर सके। चलिए सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका रॉयल ऑडिट का आज का देखा, आज शेड्यूल 3 भी हो गया जी। मई 22 का अमेंडमेंट ट्रैकर अपडेट नहीं है। आदर्श, मेरी बात सुन नहीं रहे हो तुम। कन्वर्जेंस इनटू इंडेज ऑल चैलेंजिंग को ये भी मैंने जवाब दे दिया। चलिए, थैंक यू अरियंत, थैंक यू नरेश। ओह, चेन्नई से रुंझुन, ओके रुंझुन, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड। मैं हिंदी बीच में मैंने रवा बोल दिया था, रवा हो जाएगा। चलिए, तो आई होप चेन्नई वासियों को इशू ना आए। चलिए, हाय यूसुफ, दिल्ली दूर चलिए भाई, दिल्ली अब नज़दीक आ रही है, गुड। क्लब सैंडविच वाले हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के रिवीजन लेक्चर्स वाले, वाह। जामनगर प्रकाश, हाय, थैंक यू। एक सेकेंड। OCIR NR PRL क्लासिफिकेशन का कोई बेसिक प्रिंसिपल फंडामेंटल है क्या? हाँ, मैं बता दूंगा जब इंडेक्स कवर करेंगे, कुछ कुछ तो बता दूंगा। ओ, मोहन इज सिटिंग इन मेक्सिको, क्या बात है भाई, गुड टू सी यू। चलिए, आपके पास इंटरनेशनल ऑडियंस है। नॉट कॉन्फिडेंट फॉर 115 एंड 16, डोंट वरी, मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कि आपका काम हो जाए। क्लब सैंडविच तो मुझे मिलती है, क्लास अच्छी रहती है तो तुमको देना रहती है। चलिए, शशांक जी मुंबई से बहुत बहुत धन्यवाद। कल रात को तुमको कॉल किया था मैंने, टेलीग्राम पे काट दिया तुमने मेरा कॉल। November 22 students should follow this batch. I mean, would be too early for you. It's just that if you have done your FR completely, you want to kind of do a recap, then otherwise too early. 3.0 को क्या रेफर करना है? बिल्कुल करना है दोस्तों, उसके बाद इंक्रीमेंटल अलग से करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। थैंक यू प्रियंका। कोविड-19 का एडिशनल क्वेश्चन बैंक 3.1 कवर कर लो, कोविड-19 वाला छोड़ भी दोगे चलेगा। फास्ट टेस्ट सीरीज का कूपन कोड अगली क्लास में मैं दूंगा मंडे को। चलिए, फ्लाइट में कुछ स्नैक्स इंक्लूडेड किया है? हाँ, मम्मी को बोलो घर पे बना के देंगे। 7 बजे नींद आती है और अर्ली मॉर्निंग होगा। अर्ली मॉर्निंग इससे पहले तो नहीं हो पाएगा, आई नो। CS कैन डू दिस बैच, आई विल बी वेरी हैप्पी, बट आई थिंक अगर आपको लगता है कि आपके रेलेवेंस का है तो आप कर सकते हो। और अभी एक कोई बैंक है, उनके कुछ स्टाफ को फंडामेंटल असेसमेंट करते हैं जो, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो दे हैव रिक्वेस्टेड मी टू टेक अ सेशन फॉर ऑल देयर स्टाफ, तो आई विल बी टेकिंग दैट। तो आपको मैं पोस्ट डाल दूंगा टेलीग्राम पे, या कभी आप थोड़ा सा कनेक्ट रहना, तो 3-4 अक्टूबर के बाद वो कभी होगा, तो आप चाहो तो वो अटेंड कर लेना, वो और रेलिवेंट हो जाएगा। वो 1-2 दिन के सेशन है, बेसिक बैलेंस शीट आज जो करा ना उससे रिलेटेड है। चलिए, FR ऑडिट अमेंडमेंट ट्रैकर रेडी दिसंबर 21 के लिए, देख लेता हूँ मैं सब अमेंडमेंट्स एक बार बता देता हूँ। थैंक यू पीयूष। इन्वेस्टमेंट का यूनिट ऑफ क्या लिखा था भाई, इम्पोर्टेंट मार्क करा दो, बहुत सारे हैं। ठीक है, थैंक यू रिया, थैंक यू सो मच। पटना में आया हुआ हूँ, एक बार सेशन के लिए आया था। दीप जैन, थैंक यू। चलिए, अजमेर की कचौरी खाओ सर। अच्छा, MJ अजमेर से है, ओके जी। अजमेर की दरगाह भी जाना है ना। हम लोग आए थे अजमेर, बट वेरी शॉर्ट ट्रिप, तो कुडंट सी एनीथिंग मच। फास्ट स्टूडेंट केयर में चेक करवा देता हूँ एक बार, रिप्लाई दिखवा देता हूँ। प्लीज शो एक्सट्रैक्ट ऑफ यूनिट कंसेप्ट ऑफ इंडेज फ्रॉम एनुअल रिपोर्ट फ्रॉम योर रेगुलर लेक्चर। उत्कर्ष मेरे भाई, पावर में ये सब नहीं हो पाएगा, रेगुलर में आ जाओ उसके लिए। फास्टर में भी नहीं कर सकते, वहाँ भी हल्का फुल्का करते हैं। इंदौर आ रहे हैं सर, कुछ स्पॉट बताओ अच्छे घूमने के लिए। नरेश जी, क्या बात है, आ जाइए, फोन लगाइए, एकदम बकायदा आपको गूगल लोकेशन के साथ देंगे। किसके साथ आ रहे हो उस हिसाब से स्पॉट बताऊंगा। फैमिली स्पॉट चाहिए या आने वाली फैमिली के लिए चाहिए? आ जाएगा बेटा, फास्ट स्टूडेंट केयर वाले ऐसे अच्छे लोग हैं, वो जवाब देते बकायदा, बोल देता हूँ मैं अभी। चलिए, थैंक यू रचना, रचना फ्रॉम दिल्ली।
धूले से रोहित को धन्यवाद जी। हाँ, स्पेशल ऑडिट के बाद अब उम्मीद है कि ये भी सेट हो जाएगा। मेरी उम्मीद है दोस्तों, मैं वाकई चाहता हूँ कि एफआर और ऑडिट ये दो मैं आपके टेंशन में जितने ख़त्म कर सकूँ कर दूँ, ताकि ये दो सब्जेक्ट के लिए आपका ग्रुप 1 अगर ऐसा हो गया तो थोड़ा बहुत भी अपन टेंशन भी ख़त्म कर दिया, बाकी तो आपकी मेहनत है, तो एटलीस्ट अपन अच्छे से अप्रोच कर पाएंगे। अजय मुंबई आओ, मुंबई में पहले आता था यार, वहाँ पे एक एकेडमी में फास्ट ट्रैक बैच ऑडिट के लेने के लिए, वो पुरानी बात है, फिर ये सब लाइव लाइव हो गया तो कम हो गई। भिलाई, यहाँ दुर्ग में मेरा नानी घर है तो आई डू कम देयर समटाइम्स। चलो, राजकोट भी आया हुआ मैं आईसीआई के सेमिनार में, भ्रमण तो काफ़ी किया है मैंने ऐसा। हाँ, अमेंडमेंट वीडियो 116 की तो यूट्यूब पे नहीं आएगी, बाकी अमेंडमेंट वीडियोस अपनी हैं, और भी आगे के अमेंडमेंट सारे शेयर कर देंगे। एफआर नवंबर 22 है, तो रेगुलर एफआर अभी कर लेना पड़ेगा, फिर तो बहुत लेट हो जाओगे दोस्तों। चलिए, अच्छा अकेले ही आ रहे हैं नरेश, आप ज्वाइन हो जाओ, देखो भैया कब घूमोगे, अपन बात करते हैं, चलो डन। हाँ, ज्वाइन तो क्या करते लग पाएंगे अभी तो, पावर पावर की उसमें। ठीक है जी। हाँ, और मनीत, कल मैंने ना बोर्ड नोट्स रिव्यू किए रेगुलर बैच के, तो मैं कल फास्टर की बैच खत्म हुई ना 2 दिन पहले, तो मैं रिव्यू कर रहा था, तो उसमें बोर्ड नोट में आखिरी में आया कि आपके गुड्स कुरियर हो जाएंगे गिफ्ट, तो मेरे को याद आया कि यार 2 लोगों के गिफ्ट मेरे बाकी है देने। रेगुलर बैच में कुछ स्टूडेंट ने क्विज जीती थी, तो वो बिल्कुल मेरा अभी उधार है, तुम्हारा उधार है मेरे पास। ठीक है जी। ओ हो, सूरत से भी है, सूरत वाले बच्चे ऐसे, सूरत से सीए तो बहुत करते हैं, पर दिखते थोड़े कम है क्लासेस वगैरह, इनफैक्ट पेन ड्राइव लाइव वगैरह में। गुड टू सी यू हियर अरुण। है सूरत का, थोड़ा यार दोस्तों को बोलो यार कि ध्यान दें हमारे ऊपर, कम आते हैं सूरत। इवन कैलकाटा, 3 साल मैंने जीवन के कैलकाटा में बिताया है शुभम। आई यूज टू स्टे इन 22 क्वामैक स्ट्रीट के सामने वुड स्ट्रीट में रहता था, व्हेन आई वाज एन आईटीसी वर्किंग देयर। तो वी हैड अ वंडरफुल टाइम, मारवाड़ी खाना खूब खाया हमने वहाँ पे, बहुत मज़े किया, एंड इट वाज अ ग्रेट टाइम। बट यस, कलकत्ता वासी भी कम दिखते हैं क्लासेस में, थोड़ा यार दोस्तों को बताओ भैया, बुलाओ उनको। हो, आसाम वाले तो बहुत कम मिलते हैं, सीए में ही कम मिलते हैं। गुड टू सी यू कुलदीप। इनफैक्ट मेरी डॉटर है, वो कोई फैंसी ड्रेस के कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है, तो उसने मणिपुर सिलेक्ट किया। इनफैक्ट आसाम या मणिपुर का वो रैंप वॉक करने वाली है, वो कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन। चलिए, तो आपसे कुछ इनपुट्स ले लूँगा, आप कुछ आइडिया दे सको कि भाई आसाम की ड्रेस कैसी क्या कर सकते हैं। डेली क्वेश्चन बैंक मेरे हिसाब से सफिशिएंट होनी चाहिए। थैंक यू भाविक, डज मैटर लॉट। राजकोट, जामनगर, राजकोट आया था, जामनगर वहाँ से निकल नहीं पाए। भोपाल तो आ सकते, बड़ा पास है, बुलाओ। आएगा बेटा निकेत, मैं अभी क्लास के बाद बता देता हूँ, ठीक है। सर, पीपल आर सेइंग यू लुक लाइक जिमी शेरगिल। मैं कहता था ना, मेरे दोस्त लोग कॉलेज में बोलते थे कि जिमी शेरगिल का बिगड़ा हुआ रूप देखना है तो आ दिखाते हैं। जीएफआरएस का एक स्ट्रैटेजी वीडियो, ठीक है, प्लान करता हूँ अभी, है ना। उदयपुर कैसा लगता है? उदयपुर इज अ गुड टूरिस्ट स्पॉट यार। एक आध बार उमेद पैलेस में कोई शादी वादी अटेंड करने आए थे वहाँ, वो टाइम हो गया काफी। उमेद या वो कौन सा पैलेस है वहाँ पे आपका? चलिए, इंदौर वाले भी हैं यहाँ, इंदौर वाले यहाँ है भी कि नहीं, ये बात भी सही है। नहीं नहीं, इंदौर के तो यार है, इनफैक्ट हमारे रजिस्ट्रेशन ऑर्डर में टॉप 5 में आता है इंदौर। चलिए, गुड टू सी यू कुणाल, चेन्नई से। चेन्नई में आई थिंक लैंग्वेज इशू नहीं आ रहा है, जस्ट शेयर योर फीडबैक। बेंगलुरु, विजय हाय। 2.0 और 4.0 इज जस्ट दैट क्वेश्चंस अपडेट होते जाते हैं, करेक्शंस जो होते हैं वो सब होते जाते हैं, पर 2.0 और 4.0 में तो बहुत चेंज है। स्ट्राइकर 4.0 अपने आप में एकदम कॉम्प्रिहेंसिव और अप टू डेट और परफेक्ट है। तो ब्रह्मास्त्र पुरानी फिर भी चल सकती है, ड्रोन चार्ट फिर भी चला सकते हैं। स्ट्राइकर 4.2 इज वेरी, आई मीन इट्स एब्सोल्युटली रिफाइंड। चलिए, वत्सल फर्स्ट टाइम, ओके, बट आई होप आई एम एबल टू कनेक्ट विथ यू। ओ हो, केरला ऑल्सो, गुड टू सी यू। हुबली, हुबली की हुग, वो कलकत्ता के पास वाला हुबली बोल रहे हो ना? जिम्मी को बोलेंगे हमारे शहर दे दे, मजे ले ले भाई पूरे। मेरे मजे ले तो ठीक है, जिम्मी शेरगिल के मजे क्यों ले रहा है? चलिए, सर आपकी डॉटर से ड्राइंग सीख लो, एफआर बाद में काम आएगी। अरे मेरी ड्राइंग पहले ही बहुत अच्छी है, ऐसा मेरे को लगता। मोर इंग्लिश एक्सप्लेनेशन, आई ट्राई टू डू दैट। मैं अभी एटलीस्ट वॉइस नोट तो इंग्लिश में दे रहा हूँ। ठीक है जी, चलो, तो दैट्स इट। आई टू ब्रह्मास्त्र फॉर जीएफआर श्वेता। ओ, बट आई थिंक यूज में आएगी, तो मैं कोशिश करता हूँ फिर। अब तो मेरा ऑब्लिगेशन हो गया है कि मैं जीएफआरएस का स्ट्रैटेजी लेक्चर बना दूँ। लखनऊ नहीं आया यार आज तक अनुज, लखनऊ नहीं आया जरूर, हाँ ये बात तो सही है, ये शहर नहीं है।
ताज देखा है हमने, फोटो शोटो भी हमारे बहुत सारे, आगरा आते हैं। चलिए जी, हार्दिक जी बहुत बहुत धन्यवाद। रोहतक हरियाणा, नॉर्थ वाले बच्चों को बताओ भैया, नॉर्थ वाले बच्चे हमें कम दिखते हैं थोड़े। हाँ नॉर्थ कैलकाटा और सूरत, ये कुछ शहर हैं। साउथ तो चलो ठीक है, चेन्नई वगैरह लैंग्वेज इशू होता है तो आई कैन अंडरस्टैंड। चलिए, गुड टू सी यू अविनाश। स्ट्राइकर कंटेंट लिस्ट मिल सकती है क्या, मतलब कैसे बोल रहे हो कंटेंट लिस्ट यानी? सीए के बाद की कहानी अपन कभी डिस्कस करेंगे आराम से। ओ हो, मथुरा वासी भी हैं दीपक, गुड टू सी। ये वाला लेक्चर यूट्यूब पे आएगा क्या? हाँ ये यूट्यूब पे रहेगा। इच्छा करें जी, वाह। जलंधर पंजाब है भैया, नॉर्थ का दिख रहा है, हिमाचल से भी हैं। चलो भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में आया हूँ एक बार आईसीआई के कॉन्फ्रेंस में, बड़े अच्छे कॉन्फ्रेंस रखी थी उन्होंने, 800-900 बच्चों इकट्ठे किए थे प्री कोविड टाइम्स में। पहुंचने में एक दिन लग गया था, फ्लाइट बदल बदल के आने में। इंदौर भी क्या एक बड़ा गाँव ही है। चलिए कैसे है सर? फ्रॉम क्या? आई वॉज इन आईटीसी, तो आई वर्क देयर इन फॉर 3 years। तो मैं आईटीसी का कॉर्पोरेट ऑफिस है तुम्हारा चौरंगी में, वहाँ पे काम करते थे और वुड स्ट्रीट पे रहते थे, कैमैक स्ट्रीट के सामने। चलिए भाई, एफआर से मोहब्बत हुई, चलो बढ़िया होना चाहिए। मैं, बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है। सुमित भी है कलकत्ता से, ओहो हो। शुभम जयपुर, हाँ जयपुर भी आना है, लॉन्ग टाइम आई हैवंट बीन देयर ऑल टुगेदर। बरेली का झुमका, ओहो, मैं बरेली की बर्फी देखी थी, हमको बढ़िया लगी थी पिक्चर। तमिलनाडु और चेन्नई, ओके। गुनीत इज फ्रॉम गुड़गांव, हाँ दैट आई नो। संबलपुर, वेरी गुड। हैदराबाद, हैदराबाद वी हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम हैदराबाद। गुड टू सी यू हियर। ज्वालामुखी हिमाचल, ओह। चलिए इंदौर को आई मीन यार यहाँ से कनेक्टिविटी फ्लाइट की बड़ी खराब है, इसलिए और कुछ नहीं। चलो जी, यूपी भी है अब, नॉर्थ दिख रहा है। वाह, 1000 लोग देख रहे हैं सर अभी भी। दिस शोज लव फॉर यू, इनफैक्ट आई नो दैट। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इनफैक्ट आई कुड सी देयर वाज अ गुड attendance in terms of continuity. I could see that we had some 1460, 1480 odd students to start with, और break जब हुआ था तो we were around 1430, 1440. तो it seems कि it has been relevant, but I'll still open be to your suggestions. और इसके अलावा कोई डाउट शॉट रह जाए तो एक बार टेलीग्राम ग्रुप पे डालिए। आज का सेशन दोस्तों यहीं कंक्लूड करते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया बट आई होप यू वोंट माइंड। बढ़िया, मैं आपकी आजकल में गूगल ड्राइव वगैरह सब कुछ सिस्टमैटिक करके एकदम परफेक्ट आपको निकाल के दे देता हूँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे कौन सा मटेरियल कहाँ से कैसे क्या, सब कुछ आपके पास क्लिक्स पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है जी, चलो दैट्स अबाउट इट। तो लेट्स कंक्लूड दिस। नहीं नहीं, अगर आपके पास बोर्ड नोट्स है तो आपको कुछ भी अलग से लेने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मास्त्र कभी मैं लूंगा तो चलिए जी, बढ़िया। ओके, कॉलर बम मत लगा देना यार तुम। पावर तुम्हारे काम आ जाएगी दोस्त। श्याम सुंदर जायसवाल, टेक्निकल ग्रुप का मैं रिस्पॉन्स अभी डलवा देता हूँ। अनिकेत कौन, क्या किश का भी नहीं है, दिखवा देता हूँ। ठीक है, तो बोर्ड नोट्स अभी और देखने की जरूरत नहीं है, जो देखा है वो ब्रह्मास्त्र जहाँ पे जरूरी है बस उतना डाउनलोड करके देख लेना। अब हम मंडे को मिलेंगे दोस्तों। कल आप संडे बना के आपके दूसरे सारे एंगेजमेंट सेटल कर लो। कोशिश करना कि मंडे से आप सिर्फ एफआर करो और ये क्वेश्चंस आपको रोज करना है। मैं कोई ऐसी तरकीब लगाता हूँ जिससे आप लोग ये सारे क्वेश्चंस रोज के रोज करो। बट आई रियली वांट यू कि आप क्लास के बाद सब कुछ कर करके इसको क्लोज करते जाओ। अपन टेस्ट होगा, टेस्ट कवर करेंगे, उसमें अपन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आपका टारगेट यही होना चाहिए, यहाँ टॉपिक खत्म हुआ, उधर टेस्ट दिया, वहाँ खत्म, आगे टॉपिक खत्म हुआ, टेस्ट दिया, वो खत्म, ऐसे अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 2.0 से 4.0 पे जाना बहुत मुश्किल है। उसके लिए आपको 3.1 प्लस 3.2 प्लस आरटीपी एमटीपी लेना पड़ेगी। मैं अभी एक चार्ट बना के आपको दे दूंगा 2.0 से 4.0 पे कैसे पहुंचोगे, या 2.0 से आज तक क्या क्या चीज़ें और ऐड करोगे तब जाके वो कवर होगी। आई विल शेयर दैट विद यू। सिर्फ ब्रह्मास्त्र है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी काम हो जाएगा। क्वेश्चन बैंक ऑब्वियसली अलग से करना पड़ेगी। चलिए भैया, गुड नाइट बोल दिया किसी ने। ऑडिट के रेगुलर बैच में मजे आ रहे हैं, अच्छा चल रही, चलो बढ़िया। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, टाटा, सी यू, बाय बाय, एंड वील कैच अप टुमारो।